ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाउरर सिस्टम, अध्याय 121। अमेजोनियन राजकुमारी का अनुग्रह प्राप्त करना। राजकुमारी डायना, ज़ेरास ने अपने सामने खड़ी आकृति को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा। सुनहरे रंग की लंबी बहती हुई पोशाक पहनी हुई, जिसके सिरों पर अलग अलग चमकते हुए क्रिस्टल लगे हुए थे जो उसकी आकृति के पीछे खींचे जा रहे थे। उसके सुनहरे बाल हवा में लहरा रहे थे, जिससे सुनहरे प्रकाश की छोटी छोटी किरणें निकल रही थीं। उसका चेहरा बहुत सुंदर गोल था और होंठ चेरी लाल थे। ज़ेरास कह सकता था कि निस्संदेह ये सबसे सुंदर मानव महिला थी जिसे उसने कभी देखा था। उसके शरीर से प्राकृतिक राजसी आभा निकल रही थी, भले ही वह बस विपरीत दीवार पर बैठी थी। तुम 4 दिनों से बाहर हो, राजकुमारी डायना ने भावहीनता से कहा। 4 दिन? लगता है कि मिशन ने मेरी सारी ऊर्जा खत्म कर दी, ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने अपने ऊपरी शरीर से लेकर गर्दन तक बंधी पट्टी को देखा। वह अभी भी उन क्षेत्रों में हल्का दर्द महसूस कर सकता था, जिससे पता चलता है कि उसने मालिवोलेंसी की संक्षारक क्षमता के कारण काफ़ी नुकसान उठाया था। ये पहले से ही एक चमत्कार है कि तुम बच गए। ऐसा कहने के बाद मैंने तुम में कुछ असामान्यताएं देखी हैं, राजकुमारी डायना ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, जबकि कमरे में अचानक एक शक्तिशाली आभा प्रकट हुई, जिससे घायल ज़ेरास को अचानक बढ़े हुए दबाव से अपने दिल में डूबने का एहसास हुआ। हा राजकुमारी, तुमने मुझ में क्या असामान्यताएं देखी हैं? ज़ेरास ने अज्ञानता का दिखावा करने की कोशिश करते हुए कहा, और चूंकि यह पहली बार था जब उसे ऐसा कुछ करना पड़ा था, इसलिए उसने बहुत अच्छा नहीं किया, कम से कम इतना नहीं कि वह राजकुमारी डायना को बेवकूफ़ बना सके। जैसे तुमने उस अथाह जीव को नियंत्रित किया था। तुम जंग से कैसे बच गए, क्योंकि तुम निश्चित रूप से इसके द्वारा निगले नहीं गए थे, या तुम वास्तव में अथाह जीव ही थे? इसके अलावा तुम्हारा उत्थान एक प्रारंभिक उल्का रैंक चरण के बराबर हो सकता है, भले ही तुम सिर्फ एक शीर्ष सितारा रैंक हो जिसमें जीन का ग्रेड उल्लेखनीय नहीं है, राजकुमारी डायना ने पूछा। जब वह धीरे धीरे खड़ी हुई और उसकी ओर चलने लगी, उसकी ऊंची एड़ी के हर दबाव से ज़ेरास को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिल पर गुरुत्वाकर्षण बढ़ रहा हो। ज़ेरास ने दर्द में अपने दांत भींच लिए जब उसने देखा कि उसका दिल उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा है, जबकि उसने जो पट्टी पहनी हुई थी वह अचानक लाल रंग की हो गई। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और कुछ सेकंड के लिए सीधे उसकी भावहीन सुनहरी आंखों को देखा। फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर नीचे किया और उसने अपने पैरों को ढंकने वाली चादर को कसकर पकड़ लिया। उसके हाथों पर नसें उभर आईं। मुझे लगा कि तुमने मेरे लिए मेरा रहस्य रखने का वादा किया था, राजकुमारी, और मैंने सच में तुम पर विश्वास किया और तुम पर भरोसा किया, अमेज़न परिवार के एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर भरोसा किया। क्या मैं अपना भरोसा गलत हाथों में रख सकता था, राजकुमारी? ज़ेरास ने कहा जब राजकुमारी डायना ने उसके झुके हुए सिर को देखा और उसकी आंखों से बहते हुए खून की एक लकीर देखी जो बिस्तर की चादर पर गिर गई। उसका चेहरा भ्रम और थोड़े अपराध बोध से विकृत हो गया, जिससे हवा में दबाव अचानक गायब हो गया, जैसे कि यह केवल एक मृग तृष्णा थी। अगर ये तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है तो तुम इसे रख सकते हो, वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राजकुमारी डायना ने कहा, और वह पीछे मुड़ी और कमरे से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ी। ज़ेरास तुरंत बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और जल्दी से उसके पीछे चला गया। जब राजकुमारी चली गई तो बिस्तर पर बैठा हुआ, उसे नहीं पता था कि इससे क्या सज़ा होगी, लेकिन वह जानता था कि उसे उसके पास जाना चाहिए और उसे ले जाना चाहिए। ज़ेरास तुरंत बाहर निकलने के दरवाजे के सामने पहुंच गया और उसने घुंडी को खोला और उसे उसके लिए खोला। एक तरफ खड़ा था। दोनों तंबू से बाहर चले गए, जबकि ज़ेरास ने 2 नए अधिकारियों को देखा और अपने पीछे चलने से पहले उन्हें प्रणाम किया। दूर से एक बैंगनी रंग का अंतरिक्ष यान उड़ता हुआ आया और जल्द ही उनके सामने आ गया और धीरे धीरे नीचे उतर गया। ज़ेरास ने अंतरिक्ष यान को देखा और उसके अजीबोगरीब डिज़ाइन और जिस अजीबोगरीब उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से इसे बनाया गया था, उसे देखकर वह बता सकता था कि यह कम से कम टेक्नो अल्फा ग्रेड तकनीक थी। राजकुमारी डायना के सामने अंतरिक्ष यान से सीढ़ियां खुल गईं, जो धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रही थीं, लेकिन ज़ेरास 1 इंच भी नहीं हिली और न ही एक शब्द कहा। जब वह शीर्ष पर पहुंची तो अंतरिक्ष यान का इंजन जोर से गड़गड़ाया, जबकि ज़ेरास ने सीढ़ियों को धीरे धीरे नीचे जाते देखा। दरवाजे पूरी तरह से बंद होने से पहले ज़ेरास ने देखा कि राजकुमारी डायना ने आखिरी सेकंड में अपना सिर बगल की ओर घुमाया और एक वाक्य बोला जो स्पष्ट रूप से उसके सिर में गूंज रहा था। हम अमेज़न के लोग तुम्हारे आभारी हैं, ज़ेरास सेलेस्ट्रिया। अंतरिक्षयान के दरवाजे बंद हो गए और वह तुरंत हवा में ऊपर चला गया। जैसे ही अंतरिक्षयान मुड़ा और धीरे धीरे दूर चला गया, ज़ेरास ने अंतरिक्षयान के अंत में कांच के आवरण को देखा और कांच के पीछे एक आकृति खड़ी थी। सुनहरे बालों वाली महिला सिर से लेकर सिर तक कवच पहने हुए थी और उसके हाथ में एक विशाल भाला था। ज़ेरा के बाल अचानक खड़े हो गए क्योंकि उसने महसूस किया कि उसकी सुनहरे रंग की आंखें कांच के आवरण को भेदती हुई उसके शरीर पर जा टिकीं।
ज़ेरा को अचानक लगा कि उसके पैर कमज़ोर हो गए हैं क्योंकि उसका शरीर धीरे धीरे ज़मीन पर गिर रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से गिर पाता, एक हाथ ने उसके कंधे पर दबाव डाला और उसे उठाया। इससे पहले कि वह अपना सिर वापस अंतरिक्ष यान की ओर मोड़ पाता, वह बहुत पहले ही जा चुका था। ज़ेरा के चेहरे पर पसीना टपक रहा था और वह खुद से बुदबुदा रहा था। आखिर वह कौन है? उसे उस महिला से हत्या करने की तीव्र इच्छा महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अनगिनत लोगों को मार डाला हो, जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। एक मानव वध मशीन की तरह, और उसने उसकी आंखों में सीधे देखकर उसे लगभग बेहोश कर दिया। अमेज़ोनियन के डेथ नाइट्स में से एक, उसके पीछे की आवाज़ ने कहा। उसकी आवाज़ में सावधानी छिपी नहीं थी। अमेज़न डेथ नाइट्स, तुम्हें उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानना चाहिए बच्चे। बस इतना जान लो कि अमेज़न के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ज़ेरास ने धीरे धीरे मुड़कर देखा और ये देखकर उसके होश उड़ गए कि वह कौन था। अधिकारी अरोयो। ज़ेरास उस आदमी को देखकर शब्दों के लिए खो गया था, जैसे कि उसे ये भी नहीं पता था कि उसे अपना स्पष्टीकरण कहाँ से शुरू करना है। अधिकारी, मैं इस मिशन के उच्च अधिकारी तुम्हें देखना चाहते हैं। मेरे पीछे आओ। अधिकारी अरोयो ने तुरंत पीछे मुड़ते हुए कहा, क्योंकि ज़ेरास तेजी से उसके पीछे चला गया। जैसे जैसे वह क्षेत्र में मौजूद सबसे विशाल संरचना के करीब पहुंचता गया, उसकी धड़कनें बढ़ती गईं। ईआईए बेस कैंप की सबसे ऊंची संरचना। ईआईए की वर्दी पहने 5 लोगों का एक समूह विशाल कमरे में एक बहुत ऊंची मेज के चारों ओर बैठा था और बीच बीच में बहसें गूंजती रहीं। उस बच्चे ने मिशन को बचाया होगा, लेकिन मेरा मानना है कि उसने मिशन को पहले से कहीं ज्यादा जोखिम में डाल दिया। ईआईए अधिकारियों में से एक, पोनीटेल वाली एक लंबी महिला ने कहा। उसकी आवाज़ में झुंझलाहट दिन की तरह साफ थी। अगर अमेजोनियन राजकुमारी के पास वह सुरक्षा कलाकृति नहीं होती, तो वे दोनों ही मालेवोलेंट सागर में मर जाते, जिसका मतलब है कि एक स्वचालित विफलता, और अब हम अमेजन के क्रोध के लिए तैयार हो रहे होंगे जो हम पर आएगा। बड़े गालों वाला एक मोटा आदमी बोला। अमेजोनियन के क्रोध का उल्लेख करते ही उसके सिर से पसीना टपकने लगा। अधिकारियों की अवज्ञा करना एक गंभीर अपराध है। मेरा मानना है कि उसे इसी तरह से दंडित किया जाना चाहिए। अफसरों की असहमति को दर्शाने वाली अलग अलग आवाज़ें लगातार गूंज रही थीं। पांचों के बीच में और सीधे हेड टेबल पर बैठे व्यक्ति ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और जोर से कहा, जरूर। नए कैडेट ने मिशन को खतरे में डाला, लेकिन इस बात से इनकार करना भी असंभव है कि मिशन उसकी वजह से सफल हुआ और उसने हम्बन चैसम में युद्ध में और अधिक जाने से भी रोका। आइए हम सब इस मामले में उसके पक्ष का इंतजार करें। मुझे यकीन है कि उसके पास अपने कारण होंगे। दरवाज़ा उसी समय एक खटखट के साथ खुला और ज़ेरास अधिकारी अरोयो के साथ अंदर चला गया। अब आप जा सकते हैं अरोयो। अधिकारियों में से एक की आवाज़ गूंजी और अधिकारी अरोयो ने कमरे में केवल ज़ेरास को छोड़कर बाहर निकलने से पहले गहरा प्रणाम किया। 122 दंड और पुरस्कार का चक्र। ज़ेरास की नज़र कमरे में इधर उधर घूम रही थी और वे यह अधिकारियों को देख रहे थे जो इतनी ऊंचाई पर बैठे थे और कुछ सेकंड के लिए अवाक रह गए। उन्हें इतनी ऊंचाई पर क्यों बैठना पड़ता है? इस युवा ने अधिकारियों को देखा है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैंने आप सभी को नाराज़ किया है, ज़ेरास ने कहा और अपने आप ही अपने घुटनों पर झुक गया। ओह, आपने हमें किस तरह से नाराज़ किया है? सबसे ऊंची मेज़ पर बैठे और सीधे उसके सामने बैठे आदमी ने अपने चेहरे पर एक दिलचस्प भाव के साथ पूछा। मिशन के रास्ते में मैं कम सावधान था और अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ज़ेरास ने उदास भाव से कहा। ओह, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। क्या यह एबिसल प्राणी की गलती नहीं है? नहीं, यह मेरी गलती है। मैं ज़्यादा सावधान हो सकता था। दूसरी बात, अधिकारी ने मुझे जंगल में ही रहने और वहां से न जाने के लिए कहा था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने एक अधिकारी का आदेश तोड़ा, ज़ेरास ने कहा, जिससे अधिकारियों के चेहरे पर भाव आ गए। यह में ये सच था कि आदेश तोड़ना, चाहे आप किसी भी पद पर हों, लगभग अक्षम्य बात थी। और तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा मानना है कि तुम जैसे किसी व्यक्ति को यह समझने के लिए पर्याप्त समझदार होना चाहिए कि ऐसा करना बहुत ही गंभीर बात है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं अधिकारियों, लेकिन मैं भी इसमें मदद नहीं कर सकता था। बाकी सभी नए कैडेट युद्ध के मैदान में अधिकारियों का समर्थन करते हुए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं जंगल में एक पेड़ पर लेटा हुआ आराम कर रहा हूं। ये बेकार होने का अपराध है। मुझे लगा कि मैं यह के लिए किसी भी चीज़ से ज़्यादा बोझ हूं। इसी बात ने मुझे पेड़ से नीचे गिरा दिया। इसलिए मैंने सोचा, चाहे कोई भी छोटा मोटा तरीका क्यों न हो, मैं भी अपनी उपयोगिता दिखाने जा रहा हूं। मैं मिशन के लिए अपनी उपयोगिता साबित करूंगा। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, यह एक कठोर और मूर्खतापूर्ण निर्णय था, क्योंकि मैंने मिशन को पहले से कहीं ज़्यादा खतरे में डाल दिया। मैंने एक गंभीर गलती की और राजकुमारी को घसीटकर मालेवोलेंट सी में ले गया। ज़ेरास ने कहा कि उसकी आवाज़ में भारी अपराधबोध और पछतावा था। ठीक है, यह निश्चित रूप से अकाट्य है, कमांडर लेविरॉन ने अपनी कलाई को नीचे देखते हुए कहा।
आप भाग्यशाली हैं कि राजकुमारी के पास एक सुरक्षा आर्टिफैक्ट है, अन्यथा आप तुरंत हड्डियों में सिमट जाते। ज़ेरास ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। एक सुरक्षा आर्टिफैक्ट। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई क्योंकि उसे पता था कि राजकुमारी डायना ने उसे एआई की समस्या से बचाया है जो उससे पूछ रही थी कि वह मालेवोलेंसी में कैसे जीवित रहने में कामयाब रहा। ये सच है अधिकारियों, मैंने भी अपनी जान जोखिम में डाल दी। चाहे कोई भी सज़ा हो, मैं इसे भुगतने को तैयार हूँ अधिकारियों। मिशन सिर्फ मेरे फैसले की वजह से एक आपदा थी। सब कुछ पूरी तरह से मेरी गलती थी। ज़ेरस ने घुटनों के बल बैठकर चुप रहने से पहले कहा, जबकि अधिकारी एक दूसरे को देख रहे थे, किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। जब वह पहले से ही जानता था कि उसने क्या किया है, तो वे उसे सबक कैसे सिखा सकते थे। इसके अलावा वे सभी जानते थे, भले ही मिशन खतरे में था, यह उसके कार्य के कारण भी सफल था। इसके अलावा उसने उन पर एक अच्छा प्रभाव भी डाला। अधिकांश कैडेट बस बैठे रहने और कुछ न करने में सहज होते, लेकिन लड़का वास्तव में यह अधिकारियों का समर्थन करने के लिए अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकल आया। इसके अलावा उसने स्वीकार किया कि मिशन खतरे में था और अपने निर्णय के कारण इसके सफल होने का कभी उल्लेख नहीं किया। इससे पता चलता है कि वह वास्तव में दोषी महसूस करने वाला व्यक्ति था और अपनी उम्र के किसी भी व्यक्ति की तरह अभिमानी नहीं था। उसने एक बहुत ही बहादुरी भरा काम किया था जो कोई भी उसकी जगह पर होता तो कभी नहीं करता। ज़ेरस जो झुक रहा था, अचानक उस पर बहुत अधिक दबाव महसूस हुआ जिससे उसके दोनों घुटने तुरंत ज़मीन पर गिर गए और उसका सिर इतनी ज़ोर से मुड़ा कि वे नीचे गिर गए। ज़मीन पर दरार दिखाई देने लगी। धीरे धीरे बंद हो रहे उसके घावों से खून बहने लगा और पट्टियां पूरी तरह लाल हो गईं। ज़ेरास ने अपने गले को अपने हाथों से कसकर जकड़ लिया क्योंकि उसने पाया कि उसके आसपास की हवा अब नहीं रही और वह अब सांस नहीं ले सकता था। आग, अर्ग, आर्च। वह बार बार अपनी सांसों पर चौंक रहा था क्योंकि उसके शरीर से खून बह रहा था और उसके शरीर में भयानक दर्द हो रहा था। एआई में सबसे गंभीर अपराध आदेशों की अवहेलना करना है। चाहे कोई भी कारण हो, आदेशों की अवहेलना करने का कोई बहाना नहीं है। क्या तुम समझ रहे हो? मोटे अधिकारी की कठोर आवाज़ ज़ेरास तक पहुंची, जिसके शरीर की नसें बाहर निकल रही थीं और वह बार बार अपने हाथों को ज़मीन पर पटक रहा था। दबाव धीरे धीरे गायब हो गया क्योंकि ज़ेरास ने महसूस किया कि हवा एक बार फिर वापस आ रही है और उसने जितनी तेज़ी से हो सकता था उतनी तेज़ी से अंदर खींचा। खांसी, खांसी, खांसी। कमरे में मौजूद महिला अधिकारी ने अचानक अपने हाथ ऊपर उठाए और आगे की ओर खींची और हरे रंग की ऊर्जा की एक विशाल गेंद हवा में दिखाई दी और फिर तेजी से ज़ेरास की ओर बढ़ी। ज़ेरास जो खांसते हुए गुस्से में जमीन पर तड़प रहा था, अचानक उसे लगा कि कोई चीज़ उसके शरीर में घुस गई है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन तुरंत पॉप अप हुआ। होस्ट पर एक उपचारात्मक आनुवंशिक क्षमता का उपयोग किया गया है। होस्ट प्रभावों को रद्द करने के लिए बहुत कमज़ोर है। क्षमता अब प्रभावी होगी। बधाई हो, होस्ट एचपी अब पूरी तरह से ठीक हो गया है। होस्ट की सारी ऊर्जा अब वापस आ गई है। होस्ट की सारी चोट ठीक हो गई है। होस्ट अब 100% पर वापस आ गया है। ज़ेरास ने नोटिफिकेशन को देखा और उसे लगा कि सारा दर्द अचानक गायब हो गया है। धीरे धीरे खड़े होते हुए उसके चारों ओर की पट्टियां अचानक धूल में बदल गईं क्योंकि ज़ेरास ने अपनी एक बार फिर से बेदाग त्वचा को देखा। आप अधिकारियों को उदारता दिखाने के लिए धन्यवाद, ज़ेरास ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए कहा और अपने भीतर राहत की सांस ली। उसे पता था कि वह इस मामले में दोषमुक्त हो चुका है। हमें पता था कि तुमने वास्तव में मिशन को खतरे में डाला है, लेकिन ये भी निर्विवाद है कि तुमने मिशन को बचाने में मदद की, जो निस्संदेह हो गया होता। तुम कह सकते हो कि तुम इस मिशन में भी एक नायक हो। चूंकि सभी नायकों को पुरस्कृत किया जाता है, इसलिए एआई ने तुम्हें भी पुरस्कृत करने का फैसला किया है। 2 सबसे उल्लेखनीय पुरस्कार हैं, जिन्हें यहाँ सीधे तौर पर बताया जाएगा। अन्य लाभों के लिए वे तुम्हारी घड़ी में भेजे जाएंगे। साइड अधिकारियों में से एक ने कहा। ज़ेरास ने देखा कि कमांडर धीरे धीरे खड़ा हुआ। आज से तुम अब एआई के नए कैडेट नहीं रहोगे, बल्कि एआई अधिकारी के पहले पद पर पदोन्नत होगे। ज़ेरास वहीं स्तब्ध खड़ा रहा क्योंकि उसने एक छोटे से बैग को रहस्यमय तरीके से कमांडर के सामने आते देखा, जो धीरे धीरे उसकी ओर तैरता हुआ आ रहा था। ज़ेरास ने बैकपैक को धीरे से पकड़ा और कांपते हाथों से उसे खोला और उसमें एक नई वर्दी देखी। एक सच्चे एआई अधिकारी की वर्दी। दूसरी बात, आपको सेलेस्टियल टाइटन्स कल्टीवेशन रूइंस में एआई का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, जो अगले 2 महीनों में खुलने वाला है। आप 9 परिवारों के भावी उत्तराधिकारियों के साथ भाग लेंगे और एआई का प्रतिनिधित्व करेंगे। अन्य सभी भत्ते आपकी घड़ी में भेजे जाएंगे। अब चलें, अंतरिक्ष यान लगभग 3 घंटे से आपका इंतजार कर रहा है, कमांडर लेविरोन ने कहा। ज़ेरास वहीं खड़ा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन खड़े होने और बाहर निकलने से पहले झुकने की मुद्रा में आ गया। क्या दिलचस्प युवा लड़का है, कमांडर ने कहा, जबकि अधिकारियों ने भी स्वीकृति में सिर हिलाया। केवल वे ही जानते थे कि इस मिशन में एआई को कितना लाभ हुआ। 123 एआई द्वारा दिए गए लाभ।
जेरस तुरंत सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दूर अंतरिक्ष यान की ओर भागा। लंबे हॉल में प्रवेश करते हुए वह देख सकता था कि सभी नए कैडेट पहले से ही बंधे हुए थे, जिससे वह अंतरिक्ष यान पर पहुंचने वाला अंतिम व्यक्ति बन गया। उन्होंने उसे काफी घूर कर देखा, लेकिन जेरस ने उन्हें दोष नहीं दिया। वह भी पागल हो जाएगा अगर उसे 3 घंटे तक किसी अनजान व्यक्ति का इंतजार करना पड़े। हॉल से अपना रास्ता बनाते हुए वह जल्द ही अपने समूह ग्रुप एक क्षेत्र में आ गया, क्योंकि वह आखिरी खाली सीट पर बैठा था। जेरस ने गहरी सांस लेते ही अंतरिक्ष यान का इंजन तुरंत गड़गड़ाया। नए कैडेट मिशन आखिरकार समाप्त हो गया और वह एक एलियन ग्रह पर 6 दिनों के बाद वापस बेस की ओर जा रहा था। जेरस ने अचानक ऊपर देखा, क्योंकि उसने महसूस किया कि सभी कैडेट उस पर गहरी नज़र रख रहे थे और सभी के मुंह खुले के खुले रह गए थे। जेरास ने भौहें उठाईं और सोचा कि वे क्या देख रहे हैं, जिससे वह अपने दाईं ओर के कैडेट की ओर मुड़ा, क्योंकि उसने देखा कि वह भी अपने जबड़े ढीले करके उसे घूर रहा था। क्या समस्या है? जेरास ने भौहें उठाते हुए पूछा, क्योंकि लियो ने आखिरकार खुद को संभाला। बधाई हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे जेरास ने उसे अजीब तरह से देखा। क्या बधाई? लियो ने जवाब नहीं दिया और बस उसे देखने के लिए अपनी घड़ी आगे बढ़ा दी और उसने तुरंत अधिसूचना देख ली। लेस देन जनरल ईआईए बेस अधिसूचना ग्रेटर दैन लेस देन कैडेट रैंकिंग में पहले स्थान पर रहने वाले जेरास सेलेस्ट्रिया नामक नए कैडेट को अब विशेषज्ञ के स्तर पर पदोन्नत किया गया है, ग्रेटर दैन। उन्होंने इसे सभी को भेज दिया। जेरास लगभग चौंक कर चिल्ला पड़ा। उसे पता था कि बाद में सभी को पता चल जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। उसे अभी तक जानकारी नहीं मिली थी। ओह धन्यवाद, जेरास ने लियो से कहा, जिसने अपनी घड़ी पर सिर हिलाया और अपनी घड़ी पर टैप करना जारी रखा। नोव एल बी JNN। तुरंत जेरास ने देखा कि कुछ बदल गया था। दूसरे कैडेट्स उसे जिस नज़र से देखते थे वह बदल गया था। वह महसूस कर सकता था कि अब यह उदासीनता नहीं थी और अब इसमें थोड़ा सा सम्मान और गंभीरता थी। जेरास ने अपनी घड़ी पर क्लिक किया और उसे भेजी गई नई सूचना को देखा। मिशन में आपके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए EIA का इनाम ग्रेटर दैन लेस देन 1। आपको नए कैडेट्स रैंक से स्पेशलिस्ट रैंक में पदोन्नत किया गया है। कैडेट पदोन्नति के साथ मिलने वाले लाभों के बारे में जानने के लिए कृपया EIA प्रशिक्षण बेस लाइब्रेरी में जाएं। कैडेट ग्रेटर दैन लेस देन 2। आपको EIA का प्रतिनिधित्व करने वाले सेलेस्टियल टाइटन्स कल्टीवेशन रूइंस में भाग लेने के लिए चुना गया है। कैडेट अधिक जानने के लिए कृपया प्रशिक्षण बेस में EIA लाइब्रेरी में जाएं। कैडेट ग्रेटर दैन लेस देन 3। आपका अधिकार स्तर बढ़ाकर लेवल 3 कर दिया गया है, ग्रेटर दैन लेस देन 4। अब आप EIA प्रशिक्षण बेस गैजेट संरचना के पहले स्तर तक पहुंच सकते हैं। लेस देन 5। अब आपको हर महीने 100 पॉइंट दिए जाएंगे, ग्रेटर दैन। नोटिफिकेशन की सामग्री को देखकर जेरा के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। मिशन में उसने जो जोखिम उठाया वह वाकई इसके लायक था। उसे नहीं पता था कि ये सभी कल्टीवेशन खंडहर और EIA प्रमोशन क्या थे, लेकिन जैसे ही वह ट्रेनिंग बेस पर वापस आएगा वह इसकी जांच करेगा। अब महत्वपूर्ण भाग पर, जेरास ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि उसने खुद से सोचा, असली महत्वपूर्ण कारण कि उसने इतना जोखिम क्यों उठाया। अपराध बोध की भावना, अधिक बोझ, बकवास, उसे कोई परवाह नहीं थी। सिस्टम इंटरफेस, मुख्य खोज, अमेजोनियन राजकुमारी को बचाना और उसे EIA बेस पर वापस लाना पूरा हो गया है। आपको निम्नलिखित से पुरस्कृत किया गया है। 1. जोड़ 2 लेवल अप कार्ड। 2. जोड़ 3 योग्यता उन्नयन कार्ड। 3. एक नया वर प्राधिकरण। 4. विकास के लिए तैयार। आपको अपने वर प्राधिकरण को जगाने में सक्षम होने से पहले विकसित होना चाहिए। क्या आप अभी विकसित होना चाहते हैं? नहीं, जेरास ने तुरंत जवाब दिया। वह जानता था कि कैसे वह पहली बार म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन बेस में विकसित होने पर लगभग मर गया था और तुरंत बेहोश हो गया था। उसे नहीं पता था कि यह कैसे होगा, लेकिन इसे सुरक्षित खेलना बेहतर था। क्या होस्ट लेवल अप करना चाहता है? हाँ, बधाई हो, होस्ट लेवल 10 तक पहुंच गया है। जोड़ 10 विशेषता अंक प्राप्त हुए। बधाई हो, होस्ट लेवल 11 तक पहुंच गया है। जोड़ 5 विशेषता अंक प्राप्त हुए। कुल विशेषता अंक 25। ओह 15, जेरास ने पूछा। हाँ, लेवल 10 के बाद होस्ट को अब 10 के बजाय 15 विशेषता अंक मिलेंगे। अच्छा, जेरास ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि 5 अंकों की वृद्धि बहुत ज्यादा नहीं लगती। निरंतर स्तर अप के साथ यह एक चौंकाने वाली राशि होगी। ताकत में 8 अंक, धारणा में 7 अंक, बुद्धिमत्ता में 9 अंक और चपलता में 1 अंक जोड़ें। अंक सफलतापूर्वक आवंटित किए गए। विशेषताएं: ताकत 57, चपलता 47, धारणा 47, बुद्धि 30, आकर्षण 0। विशेषताएं अंक 0। अच्छा, मेरी बुद्धि ने आखिरकार पकड़ लिया, जेरास ने मुस्कुराते हुए सोचा, जिससे उसके कान चौड़े हो गए। लेकिन अचानक उसने देखा कि कुछ कैडेट उसे अजीब तरह से देख रहे थे।
अरे बेवकूफ़ों, मैंने आखिरकार अपनी बुद्धि को अपने अन्य गुणों के समान स्तर तक बढ़ा लिया है। मूल रूप से इसका मतलब यह है कि मांसपेशियों और दिमाग का आखिरकार संरेखित होना। क्या मुझे खुश नहीं होना चाहिए? जेरास ने अजीब नज़र को अनदेखा करते हुए सोचा, क्योंकि उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। वह खबर सुनकर बूढ़ा हो गया होगा। कुछ कैडेटों ने अपना काम जारी रखने से पहले उसकी ओर देखा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतरिक्षयान अंतरिक्ष में भयानक गति से आगे बढ़ता रहा, अनगिनत ध्वनि अवरोधों को चीरता हुआ, और 3 घंटे बाद आखिरकार यह प्रशिक्षण बेस पर पहुंचा। सीढ़ियां तुरंत खुल गईं क्योंकि जेरास भी बाकी कैडेटों के साथ अंतरिक्षयान से नीचे उतरा। आखिरकार घर वापस, जेरास ने सोचा कि परिचित हवा में गहरी सांस लेते हुए और एक स्पष्ट ध्यान देने योग्य प्रभाव गुरुत्वाकर्षण था जो उस पर कम हो गया था, या कहीं कि सामान्य हो गया था। उन्हें सभी को इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट डिपार्टमेंट में वापस भेजा गया, जहां इंस्ट्रक्टर मोनिका इंतजार कर रहे थे। आप सभी को अपना पहला न्यू कैडेट मिशन पूरा करने के लिए बधाई। इंस्ट्रक्टर मोनिका ने अचानक एक भान उठाए और उसने अपना हाथ बढ़ाकर उन सभी की ओर इशारा किया, जैसे कि गिनती कर रही हो। उसके चेहरे पर अचानक एक चौंका देने वाला भाव दिखाई दिया। ओह, आप में से कोई नहीं मरा क्या? जेरास ने दुष्ट महिला चुड़ैल को देखकर मन ही मन सोचा। यह अच्छी खबर है। आप सभी को 3 दिन का आराम दिया जाएगा, जिसके बाद कक्षा तुरंत शुरू हो जाएगी। साथ ही नए कैडेट्स की लड़ाई रैंकिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी। तो अगर आप अपना छात्रावास का कमरा नहीं खोना चाहते हैं तो आप सभी अच्छी तरह से तैयारी करें। अब से 3 दिन बाद आप सभी से मिलूंगा, प्रशिक्षक मोनिका ने कहा जब वे सभी हॉल से चले गए। जेरस तुरंत अपने छात्रावास के कमरे में वापस गया, दरवाज़ा खोला और उसमें प्रवेश किया, ये देखकर कि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था। बैकपैक को ज़मीन पर गिराते हुए वह तुरंत सोफे पर गिर पड़ा और कमरे की गर्माहट को महसूस करते हुए खुद से बुदबुदाया। घर, प्यारा घर। उसे नहीं पता था कि कब या कैसे, लेकिन उसका ईआईए छात्रावास का कमरा और शायद ईआईए प्रशिक्षण आधार उसे घर जैसा लगा। अब उसे पता था वह वास्तव में गलत नहीं था, या उसने गलत निर्णय नहीं लिया था जब उसने ईआईए में शामिल होने का फैसला किया, बजाय इसके कि उन्हें घर दिया जाए। ईआईए पहले से ही एक घर था, और शायद सबसे अच्छा घर जो उसे पहले कभी मिला होगा। अध्याय 124 विकास। जब उसे लगा कि सोफे के आराम से उसकी हड्डियां पर्याप्त रूप से नमीयुक्त हो गई हैं, तो जेरास आखिरकार अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। अब उसके विकास का समय आ गया था। उसने अपने कपड़े और पतलून उतार दिए और सिर्फ पैंट पहन ली। जेरास दरवाजे की ओर बढ़ा और उसने मन साधना कक्ष की ओर जाने और उसमें प्रवेश करने से पहले उसे कसकर बंद कर दिया। वह साधना करने की कोशिश नहीं कर रहा था, नहीं सिर्फ अपने विकास की तैयारी के लिए एक आरामदायक जगह की तलाश कर रहा था। जेरास नीले पूल में घुस गया और उसमें क्रॉस लेग करके बैठ गया और फिर जोर से बुदबुदाया। सिस्टम, क्या होस्ट आखिरकार कैस डेवोरा हाफलिंग में अपना विकास शुरू करने के लिए तैयार है? हाँ, लेकिन उम्मीद है कि मैं सीधे नरक से राक्षस नहीं बन जाऊंगा, क्योंकि कैस मुझे काफ़ी डरा रहा है। जेरास ने अपनी आवाज़ में सावधानी के साथ कहा। वह अचानक अपने सिर से सींग नहीं उगाना चाहता था, क्योंकि उसकी ताकत में काफ़ी सुधार होगा। वह एक बार फिर प्रयोगशाला चूहा बन जाएगा, सिवाय इस बार ईआईए द्वारा। विकास अब 3.2.1 में शुरू होगा। जेरास ने अगले 5 सेकंड तक इंतजार किया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे उसकी भौहें ऊपर उठें। सिस्टम, क्या तुमने आखिरकार एक बार मजाक करने का फैसला किया? बांग ग्रर। अचानक एक हथौड़ा उसके दिमाग पर गिरा और जेरास ने तुरंत एक अमानवीय घुरघुराहट निकाली। दर्द, आत्मा को झकझोर देने वाला दर्द। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा में आग लग रही हो। जेरा के माथे पर अचानक एक गहरे रंग के क्रिस्टल से एक अथाह अंधेरा प्रकाश शक्तिशाली रूप से चमक उठा। उसमें मौजूद अंधेरा प्रकाश फैलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके माथे के बीच से उसके पूरे शरीर पर एक काली दरार दिखाई दे रही हो। क्रर क्रर। जीरा के दांतों के आपस में कसकर दबने से कमरे में दांतों के पीसने की आवाज़ गूंज उठी। उन पर छोटी छोटी रेखाएं दिखाई दे रही थीं, जो ये दर्शा रही थीं कि वे पागलपन भरी ताकत से टुकड़ों में टूटने वाले थे। क्यों? यह इतना दर्दनाक क्यों है? जेरा ने अपनी आंखों को लाल करते हुए पूछा, और जल्द ही उसकी आंखों से खून की एक लकीर टपकती हुई दिखाई दी। ये बहुत दर्दनाक है, क्योंकि कैस डिवाइडर जीन एक अजीब विसंगति का सामना कर रहा है। मेजबान के मानव जीनोम जीन का विरोध करने के लिए पागलपन से लड़ रहे हैं, और वे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। लानत है। BAAAAAAANG। उसके मस्तिष्क पर हथौड़े के गिरने की एक और जोरदार आवाज़ फिर से सुनाई दी, लेकिन जेरास इस बार प्रभाव को संभाल नहीं सका और कमज़ोर होकर गिर पड़ा। जल्दी ही अपनी चेतना खो बैठा, जबकि उसका शरीर जल्द ही पूल की ठंडी टाइलों में डूब गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। यह एक अंधेरी जगह थी, एक ऐसी जगह जहां प्रकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और अंधकार सर्वोच्च शासक है।
इस जगह में अचानक एक अंधेरी अथाह रोशनी खिल उठी जिसने पूरे स्थान में ऊर्जा की अथाह धुंध की एक हिंसक लहर भेज दी। भले ही इस जगह पर अविश्वसनीय रूप से अंधेरा था और प्रकाश का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए था, प्रकाश का अंधेरा बिंदु इतना गहरा था कि वह स्थान के अंधेरे में छिप नहीं सकता था। यदि कोई अंधेरी रोशनी के इस स्रोत का पता लगाने में सक्षम था तो वह एक विशाल हीरे के आकार के क्रिस्टल को जिम्मेदार मानता। इस क्रिस्टल के अंदर एक काली गैस थी जो अंदर ही अंदर तैर रही थी, एक अत्यंत हिंसक और दुष्ट शक्ति का विकिरण कर रही थी। क्रिस्टल के अंदर ध्यान से देखने पर क्रिस्टल के अंदर तैरती हुई एक सफ़ेद रंग की ऊर्जा का पिंड देखा जा सकता था। ये शरीर ज़ेरा की चेतना थी। शरीर क्रिस्टल के अंधेरे रसातल में धीरे धीरे ऊपर नीचे तैर रहा था। अचानक अंधेरे अथाह प्रकाश की किरणें ज़ेरा के शरीर में लगातार घुसने लगी, क्योंकि उसका दिल ऊपर नीचे होने लगा। हर पंप के कारण अंधेरे ऊर्जा की किरणें ज़ेरा के शरीर में बड़ी मात्रा में प्रवेश कर रही थीं। धीरे धीरे ज़ेरा के शरीर से निकलने वाली सफ़ेद रोशनी अचानक एक गहरे रंग की रोशनी पाने लगी, मानो वह क्रिस्टल के भीतर की अथाह ऊर्जा से धीरे धीरे दूषित हो रही हो। एक विशाल सुनहरे रंग के ग्रह पर, जो पृथ्वी से अनगिनत गुना बड़ा और पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर है, इस ग्रह के केंद्र में एक विशाल संरचना देखी जा सकती थी। इस संरचना में अलग अलग अजीबोगरीब रूनिक रेखाएं खींची गई थीं, जो सुनहरी रोशनी की एक प्रतिमा को दर्शाती थीं, जिसने पूरे ग्रह को रोशन कर दिया था। इस विशाल संरचना का शीर्ष एक समतल क्षेत्र था और इस क्षेत्र में एक आकृति देखी जा सकती थी। ये लगभग 1000 मीटर ऊंचा था और इसका शरीर अत्यंत शक्तिशाली सुनहरी रोशनी से भरा हुआ था, जबकि इसका दिल इसकी छाती के भीतर धड़क रहा था, जिससे ऊर्जा की एक हिंसक स्पंदन हो रही थी, जिससे उसके चारों ओर का पूरा स्थान अस्त व्यस्त हो गया, जिससे उसके चारों ओर के स्थान के जन्म और विनाश का भ्रम पैदा हो गया। पूरा क्षेत्र बेहद शांत था जब अचानक आकृति ने अपनी विशाल आंखें खोलीं, जिनमें हजारों तारे थे, जिनमें से प्रत्येक में एक अलग रोशनी थी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी नज़र दूर तक फैल गई, अनगिनत आकाशगंगाओं और अरबों मील से गुजरते हुए। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें फिर से बंद की, उसकी आंखें और भी सिकुड़ गईं। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी बुराई पैदा हो रही है। एक बहुत बड़ी बुराई केवल उस घृणित जाति, अराजकता भक्षक के जन्म से ही हो सकती है। लेकिन स्थान बहुत दूर है और मैं इसे इंगित नहीं कर सकता। इसके अलावा ये बहुत जल्दी गायब हो गया, एक बल की सहायता से जिसने इसे मेरी हेगेमोनिक स्टार आंखों के निरीक्षण से बचा लिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ छिपे हो, अराजकता के बच्चे, तुम जल्द या बाद में मिल जाओगे और फिर भूत भगा दिए जाओगे। आकृति की आवाज़ इतनी जोर से स्पष्ट रूप से गूंजी कि इसने ग्रह को विस्थापित कर दिया और उसे अव्यवस्थित रूप से इधर उधर घुमाया, जैसे कि आकृति के सरल के पीछे के बल को सहन करने में असमर्थ हो। शब्द योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बधाई हो, होस्ट ने 50% कैश डिवोआरा जीन के साथ सफलतापूर्वक जुड़ लिया है। बधाई हो, होस्ट अब कैश डिवोआरा हाफलिंग है। बधाई हो, एक नया अधिकार जागृत हुआ है, नोव LBJNN। होस्ट ने अपने कैश डिवोआरा जीन की दूसरी विशेषता को जागृत किया है, पूर्ण अराजकता की आंख। ज़ेरा की आंखें धीरे धीरे खुलीं जब वह धीरे धीरे पूल से उठा। वह महसूस कर सकता था कि दुनिया अचानक अजीब लग रही थी, जिसमें उसके चारों ओर तैरते हुए स्पष्ट कण दिखाई दे रहे थे और वह अपनी आंखों को थोड़ा सा मोड़कर विपरीत दिशा की दीवारों के माध्यम से अपना सोफा देख सकता था। बस क्या हो रहा है? ज़ेरा का दाहिना हाथ अपने आप उसकी बाईं आंख की ओर बढ़ गया। जब उसने उसे छुआ तो उसके चारों ओर एक तीव्र खुजली महसूस हुई, लेकिन ये भावना जल्द ही गायब हो गई। मैं कहाँ हूँ? क्या हो रहा है? ज़ेरास ने असमंजस में सिर खुजलाया। तभी अचानक उसके सामने एक सुनहरे रंग का पैनल दिखाई दिया। होस्ट को उसके सफल विकास के लिए बधाई। सफल विकास, ज़ेरास ने असमंजस में उत्तर दिया, जब अचानक उसकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसके अंतिम क्षणों की यादें उसके सिर में घुस गईं। मैंने विकास किया है, ये सफल रहा, कुछ भी गलत नहीं हुआ है ना? ज़ेरा ने लगभग खुशी में चिल्लाते हुए पूछा। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम जाकर शीशा देखो, अमीगो। सिस्टम की आवाज़ सुनकर ज़ेरा के चेहरे पर एक अजीब भाव आया, क्योंकि इस बार आवाज़ कुछ अलग थी, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया और वह तेज़ी से अपने बाथरूम की ओर भागा और अपने बाथरूम के शीशे तक पहुंचा। कोने में शीशा देखकर ज़ेरास उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसने अपने डर को शांत किया और अपनी आकृति को देखने के लिए अपनी एक आंख खोली। दोनों आंखें तुरंत चौंककर खुल गईं और उसके जबड़े ज़मीन पर गिर गए, जबकि ज़ेरास डर के मारे शीशे से तेज़ी से दूर चला गया, क्योंकि उसका दिल उसकी छाती में पागलों की तरह धड़क रहा था। क्या वह क्या है? अध्याय 125 नया अस्तित्व, अराजकता भक्षक हाफलिंग। वह क्या है? ज़ेरास ने आईने में छवि को देखकर चौंकते हुए पूछा, क्योंकि उसकी आंखें सदमे में फैल गई थीं। वह धीरे धीरे वापस खड़ा हो गया जहां वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जैसे ही वह आईने के करीब पहुंचा, आईने में एक आकृति देखी जा सकती थी, पूरी तरह से सफ़ेद बाल जो उसके चेहरे के ऊपरी हिस्से को ढक रहे थे। उसका चेहरा इतना सफ़ेद था कि ऐसा लग रहा था कि वह थोड़ा पीला भी है।
चेहरा पूरी तरह से तराशा हुआ था, हीरे के आकार के चेहरे का सही अर्थ। यह आकृति पहली मुलाकात में एक महिला की आकृति से लगभग अप्रभेद्य होगी और ज़ेरास वास्तव में हैरान था कि एक आदमी इतना सुंदर भी हो सकता है। लेकिन जिस चीज़ ने उसे असली ठंडक पहुंचाई वह उसकी आंखें थीं। विशेष रूप से उसकी बाईं आंख, वह उसकी नहीं थी। छवि की बाईं आंख में कोई पुतलियां नहीं थीं और वह सिर्फ एक खाली ब्लैक होल था जो धीरे धीरे उसके भीतर गहराई से घूम रहा था। उन आंखों को सीधे देखते हुए ज़ेरा का मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि उसने देखा कि उन्हें केवल एक शब्द में वर्णित किया जा सकता है। ठंडा, बेहद बर्फ जैसा ठंडा, जिसमें भावना या जीवन की एक भी लहर नहीं थी, और यहाँ तक कि इसे देखने से भी उसे आत्मा काटने वाले को घूरने का भ्रम हुआ। क्या ये मेरी आंखें हैं? ज़ेरास ने उलझन में पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों को किसी दूसरे व्यक्ति की आंखों से बदल दिया गया हो और उसे पूरा यकीन था कि ये उसकी नहीं थीं। बेशक, ये हैं। आपका विकास सफल रहा और आपने सबसे पहले अपनी बाईं आंख को जगाया। लेकिन यह इस विकास से आपको प्राप्त होने वाला एकमात्र लाभ नहीं है। आप इंटरफेस को कॉल करने का प्रयास क्यों नहीं करते? और आपके सिस्टम को क्या हुआ? आप अजीब लग रहे हैं। आपको ऐसा लगता है? खैर, आप हजारों युगों के बाद आखिरकार लेवल 10 से आगे निकल गए हैं और मुझ पर लगाए गए प्रतिबंध थोड़े कम हो गए हैं। अब मैं कभी भी पॉपअप कर सकता हूं और एक सबसे अच्छे दोस्त की तरह आसानी से आपसे चैट कर सकता हूं। आपको शुभकामनाएं, ज़ेरास। सिस्टम इंटरफेस। सिस्टम इंटरफेस। नाम, ज़ेरास सेलेस्ट्रिया। क्लास, हाफलिंग। क्लास अथॉरिटी, एब्सोल्यूट कैओटिक। लेवल, 11। मन कल्टीवेशन स्टेज, पीक स्टार रैंक स्टेज। HP, 250/250। XP, 910/5000। एनर्जी, 765/765। मन कोर एनर्जी, 100/100। विशेषताएं, ताकत, 60। चपलता, 40। धारणा, 40। बुद्धिमत्ता, 40। आकर्षण, 0। विशेषताएं अंक, 0। वाह, ये बढ़िया है, ज़ेरास ने इंटरफेस को देखते हुए कहा। उसने अचानक अपनी ताकत विशेषताओं में 20 अंक और अपने सभी अन्य आंकड़ों में 10 विशेषताएं प्राप्त कीं। सिस्टम क्लास अथॉरिटी का क्या मतलब है? ज़ेरास ने भौहें उठाते हुए पूछा। ठीक है, आप जल्द ही खुद ही पता लगा लेंगे। आप अपनी आनुवंशिक क्षमता टैब क्यों नहीं देखते? ज़ेरास ने तुरंत टैब के बारे में सोचा और यह जल्द ही उसके सामने आ गया। कौशल और क्षमताएं, ग्रेटर दैन डैश, लेवल 3। होस्ट की गति तुरंत उसकी सामान्य गति से चौगुनी हो जाएगी। ग्रेटर दैन जहर प्रतिरक्षा, मेज़बान का शरीर कम स्तर के जहर से प्रतिरक्षित है। ग्रेटर दैन पुनर्जनन स्तर 2। मेज़बान अब अपने सामान्य पुनर्जनन गति से दुगुनी तेजी से घावों से उबर सकता है। आनुवांशिक कौशल, ग्रेटर दैन बायोमॉर्फ स्तर 2। जीवित और निर्जीव मॉर्फिंग, मेजबान के बायोमॉर्फ को निर्जीव शरीर विज्ञान को शामिल करने के लिए बदलने की क्षमता। ग्रेटर दैन अराजकता भक्षण स्तर 2। मेजबान अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए मेज़बान द्वारा मारे गए या नहीं मारे गए लोगों के जीवन सार को अवशोषित कर सकता है। पूर्ण अराजक अस्तित्व कौशल, ग्रेटर दैन अराजकता की आंखें, मेज़बान वास्तविकता की वास्तविक अराजक स्थिति को देख सकता है। ग्रेटर दैन खोखला डोमेन, ऐसा डोमेन बनाने की क्षमता जहां मेज़बान सर्वोच्च है। क्षमता उन्नयन कार्ड, जोड़ 3। हम निश्चित रूप से वास्तव में नई क्षमताएं, ज़ेरास ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन पूर्ण अराजक कौशल को देखकर वह अपनी आंखें और भी अधिक संकीर्ण करने से खुद को रोक नहीं सका। मुझे इसे आजमाने दो। आंख की अंगूठी, अरे यार, 1 सप्ताह और 4 दिन हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि तुम पिछले 4 दिनों से अपने कमरे में क्यों बंद हो, लेकिन तुम्हें ये बताने के लिए कि हम कैफेटेरिया में हैं और कुछ महत्वपूर्ण बात है जो तुम्हें जल्द से जल्द जाननी है। उसकी घड़ी के हिलने की आवाज़ जोर से गूंजी, क्योंकि ज़ेरा का ध्यान भटक गया और उसने घड़ी की ओर देखा। लेस देन क्विन वर्ड स्पेस ग्रेटर दैन, लेस दैन, अरे यार, 1 सप्ताह और 4 दिन हो गए हैं। मुझे नहीं पता कि तुम पिछले 4 दिनों से अपने कमरे में क्यों बंद हो, लेकिन तुम्हें ये बताने के लिए कि हम कैफेटेरिया में हैं और कुछ महत्वपूर्ण बात है जो तुम्हें जल्द से जल्द जाननी है। जब भी तुम जो भी काम कर रहे हो उससे निपट लो, तुम यहाँ आ सकते हो। ग्रेटर दैन, अजीब बात है, सिस्टम में कितने समय से बाहर हूँ? ज़ेरा ने भौहें उठाते हुए पूछा। विकास में कुल 5 दिन लगे। क्या बकवास है, ये बहुत लंबा समय है। मैं पहले ही 2 बार इंटरडायमेंशनल कॉम्बैट क्लास मिस कर चुका हूं और कैडेट्स रैंकिंग बैटल भी कल से शुरू होने वाली है। ये वाकई बहुत गड़बड़ है। ज़ेरास ने जल्दी से अपनी वर्दी पहनकर बुदबुदाया। तुरंत बाहर निकलते हुए वह अचानक रुक गया और बाथरूम और अपने शीशे की ओर वापस चला गया। उसे पता था कि वह इस तरह बाहर नहीं जा सकता, नहीं तो लोगों को शक हो जाएगा कि वह 5 दिनों तक बाहर नहीं आया और अचानक उसके बाल सफ़ेद हो गए। एब्सोल्यूट मॉर्फ सक्रिय करें। ज़ेरास ने तुरंत अपने बालों का रंग बदलकर सामान्य काला कर लिया और अपनी बाईं आंख को सामान्य नीला रंग देने की कोशिश की, लेकिन जब उसने देखा कि यह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है,
तो वह चौंक गया। सिस्टम, मैं अपनी बाईं आंख का रंग क्यों नहीं बदल सकता? आप नहीं बदल सकते। ज़ेरास ने देखा कि सिस्टम की आवाज़ अचानक और सख्त हो गई है। मुझे पता है, लेकिन क्यों? अराजकता की आंखें एक सर्वोच्च नस्लीय क्षमता है जिसे प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड में अरबों जातियां मौत से भी लड़ सकती हैं, लेकिन आप इसे कमज़ोर लोगों के कुछ समूह के लिए अजीब न दिखने के लिए छुपाना चाहते हैं। क्या आप मूर्ख हैं या क्या? सिस्टम ने अपनी आवाज़ में पूछा, जैसे कि एक बूढ़ा प्रोफेसर अपने 70 वर्षीय सबसे नफरत करने वाले छात्र को व्याख्यान दे रहा हो। ओह, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। ज़ेरास, सिस्टम ने अचानक आवाज़ लगाई। हाँ, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हम कुछ बातें स्पष्ट कर लें। सिस्टम ने अचानक कहा। ज़ेरा की आंखें भ्रम में सिकुड़ गईं। तुम्हारा क्या मतलब है? सबसे पहले, तुम अब इंसान नहीं रहे, कम से कम एक सच्चे इंसान तो नहीं। तुम अब एक कैस डेवोरा हाफलिंग हो। तुम एक गुलाम से राजा बने हो। अब समय आ गया है कि तुम गुलाम की तरह व्यवहार करना बंद करो और जो तुम हो वैसा ही व्यवहार करना शुरू करो। ओह, तुम्हारा क्या मतलब है? ज़ेरास ने हंसते हुए कहा और बाहर निकलने की ओर बढ़ गया। मेरा मतलब है कि अब समय आ गया है कि तुम अपने और कमज़ोरों के बीच दूरी बना लो। अब समय आ गया है कि तुम दोस्ताना संबंधों को तोड़ दो और मजबूत बनने पर ध्यान दो। तुम्हें अपनी नई क्षमताओं की जांच करनी चाहिए और जल्दी से मजबूत बनने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए और किसी बेवकूफ़ कैफेटेरिया में जाकर बकवास नहीं करनी चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम बढ़ना शुरू करो। तुम अब एक कमज़ोर इंसान नहीं रहे, बच्चा। ज़ेरा का नॉब पकड़े हुए हाथ अचानक रुक गया क्योंकि उसका शरीर सदमे में ज़मीन पर खड़ा था। ये पहली बार था जब उसने सिस्टम से ऐसा कुछ सुना था। इससे पहले कभी भी यह इतना कठोर या गंभीर नहीं लगा था। तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैं इतने समय से बच्चा हूं, सिस्टम? ज़ेरा ने फुसफुसाते हुए पूछा। कई चीज़ें दिखाती हैं कि तुम बच्चे रहे हो। अपने वर्तमान स्तर की तरह तुम्हें इस स्तर से बहुत ऊपर होना चाहिए था, लेकिन तुम यहाँ हो। मिशन के दौरान तुमने कभी भी अपना एक भी निर्णय नहीं लिया और दूसरों को अपने ऊपर हुक्म चलाने नहीं दिया। तुम लगभग मर चुके थे और तुम्हें बचाए जाने की ज़रूरत थी। तुमने अपना जीवन और मृत्यु दूसरों के हाथों में सौंप दी। नोव एल बी JNN। जिन ये अधिकारियों ने तुम्हें सज़ा दी, वे तुम्हें मारने का फैसला कर सकते थे और कोई भी समझदार नहीं होता। तुम उस अमेजोनियन बच्चे के फैसले का सम्मान करते हो और उस पर भरोसा करते हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर उसने तुम्हारा रहस्य उजागर कर दिया होता तो तुम अभी मर चुके होते। वह आपको तब मार सकती थी जब आप EIA बेस में बीमार बिस्तर पर थे। क्या आप जानते हैं कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि वह अच्छी है? नहीं, क्योंकि उसे लगा कि आप इसके लायक नहीं हैं। उसने आपको अपना रहस्य रखने के लिए कहा क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ईमानदारी से कहें तो उसका मतलब था कि आप मायने नहीं रखते। अध्याय 126 सिस्टम की भविष्यवाणी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। और इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके अलावा जब आप उसका सामना करते हैं तो आप ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह कोई श्रेष्ठ प्राणी हो, उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं और किसी अच्छे दास की तरह उसके पीछे चलते हैं। ज़ेरास, 9 परिवार, EIA, गैलेक्सी रैंक विशेषज्ञ, वे सभी चीज़ों की भव्य योजना में कुछ भी नहीं हैं। वे सभी कुछ नहीं हैं और आपके लिए कुछ भी नहीं होने चाहिए। अब समय आ गया है कि आप गया शिरोन नामक उस लड़की की तरह व्यवहार करना और प्रशिक्षण लेना शुरू करें और ऐसे बंधन बनाने की कोशिश करना बंद करें जिसका अंत में कोई मतलब नहीं है। दोस्ती आपको धीमा कर देती है और आपको कमज़ोर बना देती है। अगर कोई ऐसा है जिसे ढीला होना है और दोस्त बनाना है, इस पूरी आकाशगंगा में समय बर्बाद करना है, तो आखिरी व्यक्ति आप ही होने चाहिए। ज़ेरास 1 मिनट के लिए ननबेड पर खड़ा रहा और सिस्टम ने जो कहा उसके बारे में सोचते हुए उसका मुंह खुला रह गया। उसने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन वह इस बार वास्तव में मौत के बहुत करीब आ गया था। जब अंतरिक्ष यान पर एबिसल प्राणी ने हमला किया तो वह लगभग मर ही गया। जब वह राजकुमारी के साथ EIA बेस इन्फर्मरी में था तब वह लगभग मर चुका था क्योंकि वह तब वास्तव में कमज़ोर था और अगर वह चाहती तो उसे मार सकती थी। इसके अलावा ज़ेरास को यकीन था कि अगर राजकुमारी डायना ने उसे वहीं मार दिया होता तो EIA उसे शायद बहुत कम या बिल्कुल भी सज़ा नहीं देती और ज़्यादा से ज़्यादा अमेज़न परिवार से कुछ मुआवजा प्राप्त करती और मामला बंद हो जाता। उच्च अधिकारी उसे थोड़ा सज़ा देने के बजाय उसे ख़त्म करने का फैसला कर सकते थे। क्या आप जानते हैं कि इस बार आप मौत के इतने करीब क्यों आ गए? भरोसा। आपने EIA पर भरोसा किया, आपने अमेज़न परिवार पर भरोसा किया, आपने उनकी छवि पर भरोसा किया। आप भूल गए कि यह भी उन 9 परिवारों में से एक था जिन्होंने आपको बाहर निकाल दिया और आपको प्रयोगशाला चूहे के रूप में बेच दिया। दुनिया कठोर है ज़ेरास, छवि और दोस्ती कई कारणों से खत्म हो सकती है। आपकी सबसे बड़ी निर्भरता आपकी ताकत है। नोव एल बी JNN। ज़ेरा के सिर पर एक नस उभर आई। आप गलत हैं कि मैं अब इंसान नहीं रहा। मैं एक इंसान हूँ और मैं गलत इरादों से दोस्ती नहीं करता। मैं जो दोस्त बनाता हूँ, जिस पर मैं भरोसा करने का फैसला करता हूँ, वह मेरा और सिर्फ मेरा फैसला है। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है।
आप मेरे लिए एक भाई हैं और एक मददगार से ज़्यादा मेरे माता पिता बनने की कोशिश करना बंद करें, ज़ेरास ने कहा और अपने हाथों को फिर से दरवाजे की कुंडी की ओर बढ़ाया। मुझे डर है कि आपको अपने फैसले पर पछतावा होगा ज़ेरास, क्योंकि अगर आप इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो आप बहुत जल्द सब कुछ खो देंगे। ज़ेरा के चेहरे पर एक नस उभर आई लेकिन वह जल्द ही शांत हो गया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मुझे नहीं पता था कि आप इतने चिंतित थे। आप जानते हैं कि अगर आपको कुछ परेशान करता है तो आप बस मुझे बता सकते हैं। ज़ेरास ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम लेवल 10 पर पहुंचने के बाद मुझसे कुछ जानकारी प्राप्त कर सकोगे? सिस्टम ने अचानक पूछा और ज़ेरा की आंखें सिकुड़ गईं। मुझे एहसास हुआ, हाँ, यही मुख्य कारण था कि मैंने जल्दी से लेवल 10 तक पहुंचने की कोशिश की। तो मैं तुम्हें जानकारी देता हूँ। ज़ेरा, मुझे नहीं पता कि इसे कैसे कहूँ ताकि मैं तुम्हारा दिमाग न तोड़ दूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि वहाँ बहुत शक्तिशाली जातियाँ हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, जैसे कि तुमने जिस दिव्य जाति का उल्लेख किया है। अच्छा, ये सिर्फ ज़ेरास की शक्ति है। अराजकता भक्षक की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। और अगर जातियों को पता चल जाए कि तुम वास्तव में क्या हो तो तुम एक पल में मर जाओगे। और इस विकास के दौरान उन्होंने तुम्हारे अस्तित्व को महसूस किया। अब वे जानते हैं कि तुम जीवित हो। तुम भाग्यशाली हो कि वे नहीं जानते कि तुम कहाँ हो क्योंकि तुम उनसे बहुत दूर हो। लेकिन तुम लंबे समय तक छिप नहीं सकते। तुम्हारा अगला विकास और शायद तुम्हें खोज लिया जाएगा। तो ज़ेरास, तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम दोस्त मत बनाओ क्योंकि तुम्हारा रास्ता खून और संघर्ष का है। मैं नहीं चाहता कि तुम ज़्यादा रो। अराजकता भक्षक का रास्ता एक अकेला रास्ता है, बस बेहतर होगा कि तुम अकेले चलो क्योंकि तुम सब कुछ खो दोगे ज़ेरास। सब कुछ। ये सुनकर ज़ेरास का चेहरा गंभीर हो गया और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। एक अजीब सी भावना उसके दिल में, भयानक आशंकाएं गूंज रही थीं, लेकिन जैसे ही उसके चेहरे पर मुस्कान आई, उसने खुद को शांत कर लिया। आपको मेरे बारे में ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सिस्टम। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि जब वह समय आएगा, मैं पूरी तरह से तैयार हूं, ज़ेरास ने कहा और अपने कमरे से बाहर निकल गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। कैफेटेरिया नए कैडेटों से खचाखच भरा हुआ था, जो कल होने वाले आगामी नए कैडेट रैंकिंग बैटल इवेंट्स के बारे में चर्चा कर रहे थे और अंतिम लक्ष्य कैडेट रैंकिंग में प्रथम व्यक्ति ज़ेरास था, जिसने अधिकांश बातचीत और ध्यान आकर्षित किया। चहल पहल वाले कैफेटेरिया में उस जगह का दरवाज़ा अचानक बहुत धीरे से खुला, जिसने कुछ कैडेटों का ध्यान खींचा, जिन्होंने मुड़कर प्रवेश द्वार की ओर देखा और देखा कि प्रवेश द्वार पर अंतिम नए कैडेट खड़े हैं। यह ज़ेरास सेलेस्ट्रिया है। ये वास्तव में वह है। रैंकिंग में नंबर 1। मैंने सुना है कि वह अब एक साधारण कैडेट नहीं है और मिशन के दौरान उसे एक विशेषज्ञ के रूप में पदोन्नत किया गया है। नए कैडेट्स की धीमी आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी, लेकिन ज़ेरास ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बस कमरे में इधर उधर देखा और जल्द ही वो जगह ढूंढ ली जहां वो निक और क्विन उसे हाथ हिलाते हुए दिखाई दे रहे थे। आखिरकार तुम यहाँ आ ही गए, अधिकारी। क्विन ने तुरंत खड़े होकर उसे सलामी दी, लेकिन ज़ेरास ने ठंडी सांस ली और बैठ गया और क्विन के जूस के डिब्बे को पकड़ लिया और सारा जूस गटक गया। आह, बहुत स्फूर्तिदायक, ज़ेरास ने संतुष्ट भाव से कहा। आखिरी चीज़ जो उसने पी थी वह दुष्ट समुद्र का स्याही जैसा पानी था, जिससे ये जूस सभी तरल पदार्थों में सबसे शुद्ध लग रहा था। अरे यार, क्या बकवास है, क्विन ने कहा और उसने जल्दी से उसका फलों का जूस वापस छीन लिया। यह नरक नहीं है, यह नरक है। तुमने मुझे इतना परेशान किया और मुझे मनचाहा आराम नहीं करने दिया। तुम सच में बहुत अजीब हो। जब हर कोई भविष्यवाणी कर रहा है कि तुम अपना छात्रावास का कमरा खो दोगे और तुम्हारी तेजी से बढ़ती प्रतिष्ठा इस घटना में धराशायी हो जाएगी, तुम वास्तव में अपने कमरे में आराम से सो रहे हो। वोनिक ने एक भौं उठाई और ज़ेरास को एक अजीब भाव से देखा। खैर, घबराहट से कुछ नहीं होता। वैसे भी तुम दोनों थोड़े अलग दिख रहे हो, तुम दोनों की आभा अलग है, ज़ेरस ने भौहें ऊपर उठाते हुए कहा, क्योंकि उसने देखा कि दोनों पहले से ज़्यादा मजबूत दिख रहे थे, खासकर वोनिक जो अपने मानव रूप में और भी ज़्यादा मजबूत लग रहा था, जबकि क्विनिक पंप किए गए स्वचालित बम की तरह लग रहा था जो फटने के लिए तैयार था। ठीक है, अब हम मेटियोर रैंक स्टेज पर हैं, क्विन ने कहा और धमाकेदार आवाज़ में ज़ेरस ने फलों का जूस थूक दिया जो वह पी रहा था। खांसी, खांसी, तुम पहले से ही मेटियोर रैंक स्टेज पर हो। वाह, तुम दोनों इस समय पूरे न्यू कैडेट्स में सबसे मजबूत हो, ज़ेरस ने आत्मविश्वास से कहा, लेकिन उसे वोनिक की भौहें ऊपर उठी जबकि क्विन मजाक में जोर से हंसा। तुम गलत हो, लगभग 5 और लोग हैं जो पहले से ही मेटियोर रैंक स्टेज पर हैं। वोनिक हमेशा की तरह उदास हो गया। वैसे भी तुम भी अजीब दिख रहे हो। आंख में क्या है? मुझे ठंड लग रही है, क्विन ने भौहें चढ़ाकर कहा। छी, कुछ नहीं, वैसे भी बकवास क्या है? वे कहते हैं कि मैं जल्द ही अपना डॉर्म रूम खो दूंगा।
लेकिन तुम दूसरे नंबर पर हो, मुझे नहीं लगता कि यह संभव है न? या तुम भी पहले स्थान के लिए होड़ कर रहे हो? जेरास ने थोड़ा उलझन में पूछा। वह अच्छी तरह से जानता था कि क्विन को वास्तव में इन रैंकिंग वाली चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, और चूंकि वह रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है तो किसी के लिए भी उसे चुनौती देना लगभग असंभव होगा। बेशक मुझे रैंकिंग की परवाह नहीं है, मैं अपना डॉर्म रूम क्यों बदलना चाहूँगा, लेकिन इस बार इवेंट का नियम अलग है। मुझे जो जानकारी मिल सकी है उसके अनुसार शीर्ष 10 में से कोई भी व्यक्ति तुम्हारे डॉर्म रूम के लिए तुम्हें चुनौती दे सकता है, बिना पहले मुझे चुनौती दिए। इसके अलावा इस बार तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन हैं, क्विन ने कहा। सबसे पहले, तुम न्यू कैडेट्स रैंकिंग में पहले स्थान पर हो। दूसरा, आपकी स्थिति में अचानक सुधार हुआ है और अब आप एक विशेषज्ञ रैंक पर हैं। अधिकांश कैडेट अब आपको उच्च अधिकारियों का पसंदीदा कह रहे हैं। अगर वे आपको हराने में कामयाब हो गए तो सारी प्रसिद्धि उनकी ही होगी और जल्द ही उच्च अधिकारियों द्वारा भी उन पर ध्यान दिया जाएगा, वोनेक ने कहा। संक्षेप में, हर कोई आपको एक कदम के रूप में उपयोग करना चाहता है। क्विन ने निष्कर्ष निकाला कि जेरा की भौहें अचानक हंसने से पहले सिकुड़ गईं। अध्याय 127 कठिन दुश्मन। क्या मजाक है? क्विन ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, क्योंकि जेरास ने आखिरकार खुद को संभाला। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि तुम लोग मेरे हारने के बारे में वाकई चिंतित थे। अरे क्विन, क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है? जेरास ने उदास भाव से कहा। ठीक है, मैंने ईआईए में तुम्हारे द्वारा लड़ी गई ज्यादातर लड़ाइयाँ देखी हैं और वह सिर्फ 2 हैं। पहली लड़ाई तब हुई थी जब तुमने कॉम्बैट क्लास में एल्ड्रिस के साथ लड़ाई की थी और तुम बराबरी पर थे, जिसमें एल्ड्रिस का पलड़ा भारी था। हालांकि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास और भी बहुत कुछ है। दूसरी लड़ाई वीआर में थी और यह एक चुपके से किए गए हमले की तरह लग रहा था। वैसे भी तुम धुंध में लिपटे हुए हो, कोई भी तुम्हारी पूरी ताकत नहीं जानता। मैं अभी भी तुम्हारी आनुवंशिक क्षमता नहीं जानता। तुमने जो कुछ भी दिखाया है वह तुम्हारी पागलपन भरी ताकत है, जेरास ने कहा। उसकी आंखों में भ्रम साफ झलक रहा था। तुम ताकतवर आनुवंशिक क्षमता जागृत करने वाले की तरह नहीं दिखते, वोनिक ने अपने शब्दों पर बहुत यकीन से कहा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे जितना मजबूत नहीं हूं, जेरास ने भौहें चढ़ाकर उससे पूछा। यह एक बिंदु है, लेकिन कम से कम तुमने मेरा सबसे बुरा समय तो देखा है। तुमने जो देखा है उसके आधार पर मुझे बताओ कि मेरे जीतने की संभावना कितनी प्रतिशत है, जेरास ने क्विन से कहा। ठीक है, तुमने अब तक जो खुलासा किया है उसके आधार पर तुम्हारी पहली रैंकिंग बरकरार रखने की संभावना 10% से भी कम है। क्या बकवास है? जेरास लगभग खड़ा हो गया और उसके चेहरे पर जोरदार मुक्का मारा। मैं जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। देखो, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, लगभग 5 और लोग हैं जो पहले ही उल्का रैंक चरण में पहुंच चुके हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम तीनों पीक स्टार रैंक चरण में हैं और मैं इतना कमज़ोर हूं कि तुम में से कोई भी मुझे 3 चालों में हरा सकता है। एक बार जब मैं उल्का रैंक चरण में पहुंच जाऊंगा तो मैं एक ही चाल में तुम दोनों को एक साथ आसानी से हरा पाऊंगा। उल्का रैंक चरण में आगे बढ़ने का यही डर है। ये स्टार रैंक के स्तर से बहुत ऊपर है, क्विन ने जेरा की अज्ञानता पर अपना सिर हिलाते हुए कहा। इसके अलावा स्टार रैंक पर आपके पास केवल एक ही आनुवंशिक क्षमता है, लेकिन एक बार जब आप उल्का रैंक पर पहुंच जाते हैं तो आपके पास एक और क्षमता होगी जो कभी भी शक्ति में बराबर नहीं होगी, लेकिन आपकी पहली आनुवंशिक क्षमता से भी अधिक शक्तिशाली होगी। वोनिक ने एक विशाल पूर्ण आकार के शॉल को एक ही घूंट में अपने मुंह में निगलते हुए कहा, ऐसा कुछ जिसे खत्म करने में जेरास को 10 घूंट लग जाते। ये भी सच है, अभी, चाहे आप कितने भी स्वर्ग विरोधी क्यों न हो। जबकि मेरा मानना है कि आपको एक कमज़ोर प्रारंभिक उल्का रैंक चरण को संभालने में सक्षम होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप 5 उल्का रैंक चरण के लिए कोई योग्य प्रतिद्वंद्वी हैं जो मुझे यकीन है कि इस आयोजन में लड़ेंगे, क्विन ने निष्कर्ष में कहा। आप लोगों की बात सही है। उल्का रैंक स्टेज विशेषज्ञ भयानक हैं, जेरस ने स्वीकृति देते हुए सिर हिलाया। तभी अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। वैसे उल्का रैंक स्टेज में पहुंचने वाले अन्य 5 लोग कौन हैं? जेरस ने उत्सुकता से पूछा। वह वास्तव में उन लोगों में दिलचस्पी रखता था जिन्होंने बहुत पहले उल्का रैंक स्टेज में प्रवेश किया था। वह जानता था कि दूसरे वर्ष के अधिकांश छात्र भी उल्का रैंक स्टेज में थे और कुछ अभी भी पीक स्टार रैंक स्टेज में हैं। पहले वर्ष के कुछ छात्रों को 3 महीने से भी कम समय में प्रवेश करते देखना आश्चर्यजनक था। मुझे देखने दो। पहला व्यक्ति वह है जिससे तुम परिचित हो, आइल्ड्रिस टाइटैनिक, डायमंड वाला वह व्यक्ति जिससे तुमने पिछली बार लड़ाई की थी, क्विन ने कहा। ओह वह, हाँ, तुम्हें पता है कि जब तुम दोनों पिछली बार लड़े थे तब उसने अपनी पूरी ताकत कभी नहीं दिखाई थी, क्विन ने कहा और जेरास ने अपना सिर हिलाया। जब उसने अपनी आनुवंशिक क्षमता का लगभग खुलासा कर दिया था तब मैच रद्द कर दिया गया था।
जेरास ने एल्ड्रिस की मुट्ठी पर दिखाई देने वाली अजीब नीली रेखाओं को याद करते हुए कहा और अपनी ताकत बढ़ाई, लेकिन स्पार गिर के बंद होने से पहले उसे इसका इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। वह आनुवंशिक क्षमता उसकी पहली आनुवंशिक क्षमता थी और सभी को कोई संदेह नहीं था कि अगर मैच तब रद्द नहीं किया गया होता तो तुम हार जाते। अब जब वह उल्का रैंक चरण में पहुंच गया है तो उसके पास एक और आनुवंशिक क्षमता होगी जो उसने दिखाई गई क्षमता से अधिक शक्तिशाली होगी। क्या तुम समझते हो कि मैंने क्यों कहा कि तुम्हारे पास उसके खिलाफ जीतने का लगभग कोई मौका नहीं है? उसने जो पहले दिखाया था उससे अधिक शक्तिशाली एक और आनुवंशिक क्षमता, फिर लड़ाई और भी कठिन होगी। जेरास ने सिर हिलाया। नोव एल बी JNN। उसके रवैये को देखते हुए मुझे 90% यकीन है कि वह तुम्हें चुनौती देगा। डायमंड रेस के विशेषज्ञ पहले से ही युद्ध के दीवाने हैं और वह इस बार एक साफ जीत चाहते हैं। मैंने सुना है कि जिम बर्लीरॉक ने भी हाल ही में जीत दर्ज की है, वोनिक ने कहा और उसकी आंखें एक साथ सिकुड़ गईं। जिम बर्लीरॉक? जेरास ने भौहें उठाते हुए पूछा। हाँ, जिम बर्लीरॉक रैंकिंग में 8वें स्थान पर है, क्विन ने कहा। ओह, क्या वह मजबूत है? जेरास ने उलझन में पूछा। बिल्कुल, वह आखिरकार एक टाइटन है। आपने जेरास से पहले शायद कभी एक वास्तविक रूपांतरित टाइटन नहीं देखा है ना? क्विन ने उससे उत्सुकता से पूछा। नहीं, जेरास ने बेपरवाही से कहा। मूर्ख और अज्ञानी चैंप। फिर मेरी असीम कृपा से मैं तुम्हें उनके बारे में कुछ शीर्ष गुप्त जानकारी दूंगा, क्विन ने कहा और अचानक उसका चेहरा एक बुद्धिमान प्रोफेसर की तरह बदल गया। टाइटन जाति आकाशगंगा की सबसे मजबूत जातियों में से एक है। शरीर विज्ञान में उनमें और मनुष्यों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन पलक झपकते ही वे अचानक तेजी से बढ़ सकते हैं और अपने सामान्य 2 मीटर आकार से 10 मीटर तक पहुंच सकते हैं। ओह, जेरस ने बार बार खांसते हुए अपने मुंह में रखा पे थूक दिया। 10 मीटर? क्या तुम मजाक कर रहे हो? जेरस ने अविश्वास में खुद को हंसते हुए कहा, लेकिन वोनिक की आंखों को देखते हुए जो बहुत ही स्पष्ट थी, उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। रुको, तुम मजाक नहीं कर रहे हो। यहाँ हम में से एक है जो अचानक 10 मीटर तक बढ़ सकता है। जेरस ने कैफेटेरिया के चारों ओर देखकर चौंकते हुए पूछा। हाँ, टाइटन जाति की शक्ति बहुत सरल है। क्रूर शक्ति। जब शुद्ध पार्श्विक शक्ति की बात आती है तो वे राजाओं में से एक हैं। क्विन ने कहा कि उसकी आंखों में विस्मय था, लेकिन जब उसने महसूस किया कि उसके नीचे का फर्श अचानक तीव्र कंपन कर रहा है तो वे तुरंत गायब हो गए। हमेशा हमारे नीचे ड्रैगन, वोनिक ने अपनी सुनहरी सांप जैसी आंखों से सीधे क्विन को देखते हुए कहा, जिसके चेहरे पर टाइटन्स पर विस्मय की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। बेशक वे ड्रैगन के करीब नहीं आते, क्विन ने कहा, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसके नीचे का तीव्र कंपन धीरे धीरे कम हो रहा है। खाना जारी रखने से पहले वोनिक ने ठंडी सांस ली। क्या ड्रैगन और टाइटन्स के बीच कोई संघर्ष है? जेरास ने कहा, क्योंकि उसने भी आदान प्रदान देखा था। ठीक है, टाइटन्स ने हमेशा दावा किया है कि वे पार्श्विक शक्ति के राजा हैं, लेकिन हर कोई जानता है कि ड्रैगन ही राजा है, इसलिए इसने हमेशा टाइटन्स के अहंकार को हर दिन बढ़ाने के साथ बहस को जन्म दिया है। क्विन ने कहा, तो फिर ड्रैगन्स बाहर क्यों नहीं आते और दिखाते कि बॉस कौन है? जेरास ने उलझन में पूछा। आप जानते हैं कि ड्रैगन्स हमेशा ज्यादातर सालों तक सोते रहते हैं, वे बस उन्हें अनदेखा कर देते हैं, क्विन ने कहा। क्या शेर चींटी को जवाब देने में समय बर्बाद करता है? वोनिक ने तिरस्कार में कहा। वैसे भी जिम बर्लीरॉक एक टाइटन है और मेरा विश्वास करो वह बहुत शक्तिशाली भी है। चूंकि वह उल्का रैंक चरण में है, इसलिए उसका परिवर्तन लगभग 7 मीटर होना चाहिए, जो संभवतः उसे एक ही तमाचे से पूरे घर को ध्वस्त कर सकता है। मुझे यकीन है कि वह तुम्हें ध्वस्त करने आएगा, क्विन ने एक उम्मीद भरी मुस्कान के साथ कहा। नहीं, मुझे लगता है कि वह वोनिक के लिए आएगा, नस्लीय क्षमता साबित करने के लिए। जेरास ने इस बारे में ध्यान से सोचने के बाद कहा। मेरे लिए आओ, वोनिक ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हा, क्विन तुरंत जोर से हंसने लगा। हा, क्विन तुरंत जोर से हंसने लगा। वह वोनिक के लिए नहीं आएगा, वह तुम्हारे लिए आएगा, मेरा विश्वास करो, क्विन ने कहा, जिससे जेरास ने भौहें चढ़ा दी और उसने अपने सामने ड्रैगन लड़के को देखा। लगता है वोनिक में जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा है। अध्याय 128 आनुवंशिक क्षमताओं का उन्नयन। तीसरा व्यक्ति जिससे आपको सावधान रहना चाहिए वह है जुम्बा मुम्बा। मैंने सुना है कि आप लोग पहले भी एक बार मिल चुके हैं, क्विन ने अचानक अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए कहा। ओह, क्या यह अजीब टोपी वाला वह आदमी है? जेरास ने उसके अजीब नाम के कारण उसे जल्दी से याद करते हुए कहा। हाँ, वह एक जोकर जाति विशेषज्ञ है और वह शक्तिशाली भी है। यदि आप पहले किसी जोकर जाति विशेषज्ञ से मिले हैं तो आपको पता होगा कि वे सीधे युद्ध करने वाले लड़ाके नहीं हैं, लेकिन उनके पास बहुत ही अजीब कला है और वे पलक झपकते ही एक शक्तिशाली योद्धा को हरा सकते हैं और वे एक भी मांसपेशी नहीं हिलाएंगे, क्विन ने कहा। उसकी आंखों में विस्मय था। वे चाले चलते हैं, वे ताकत के बजाय होशियारी का इस्तेमाल करने की मानसिकता रखते हैं।
युद्ध तकनीक सीखने के बजाय वे अपना समय प्राचीन रहस्यों को जानने और खोई हुई कलाओं को समझने में बिताते हैं। वोनिक ने कहा, उसकी आंखें दूर की ओर देख रही थीं जैसे कि उन्हें कुछ याद आ रहा हो। और मैंने सुना है कि जुम्बा वास्तव में अपनी जाति के बीच भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है और उसने हाल ही में मेटियोर रैंक चरण में भी सफलता प्राप्त की है। मुझे भी यकीन नहीं है कि मैं उससे मुकाबला कर पाऊंगा, क्विन ने गंभीरता से कहा, जबकि जेरास ने भौहें उठाईं। जब वह उस बच्चे से मिला तो उसने उसकी ओर देखा तक नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह दिखने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, जिससे अति आत्मविश्वासी क्विन को खुद पर संदेह होने लगा। चौथा व्यक्ति वास्तव में अजीब है। उसका नाम एलियट नोगोडोमेव है। वह शीर्ष 200 में भी नहीं है, फिर भी वह पहले ही मेटियोर रैंक चरण में पहुंच गया है, जिससे सभी लोग अचंभित हो गए हैं। वह कितना शक्तिशाली है कोई नहीं जानता, बस इतना पता है कि उसकी पहली आनुवंशिक क्षमता एक लंबी सफ़ेद कटाना है, जेरास ने कहा, जबकि वोनिक ने भौहें उठाकर उसकी ओर देखा। वह एलियट के बारे में कुछ नहीं जानता था। आखिरी व्यक्ति वह है जिसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कौन? आपकी गर्लफ्रेंड। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आपकी ड्रीम गर्लफ्रेंड। वह क्या है? जेरास ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और क्विन को देखा, जिसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। ये गया है, गया शिरोन। वह अब मेटियोर रैंक स्टेज विशेषज्ञ है। वाह, जेरास ने अपने मुंह को ओ आकार में बनाते हुए कहा। ये बिल्कुल भी आश्चर्यजनक नहीं है। वह लड़की आखिरकार एक प्रशिक्षण पागल है, क्विन ने उसे आंख मारते हुए कहा और उसके चेहरे पर एक दुष्ट समझदार मुस्कान दिखाई दी। तुम बहुत गंदे दिमाग वाले हो, जेरास ने उसे अनदेखा करते हुए कहा। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या करोगे? वोनिक ने बगल से कहा, पहले से ही भोजन की विशाल प्लेट खत्म कर रहा था। क्या होगा अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि मैं भी मेटियोर रैंक स्टेज में पहुंच गया हूं? जेरास ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम नहीं, वोनिक ने बहुत निश्चितता से कहा। ठीक है, मेटियोर रैंक स्टेज विशेषज्ञ आसानी से खुद को एक प्रकार के सामंजस्य के रूप में पहचान सकते हैं जो एक दूसरे को देखते ही तुरंत हो जाएगा। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम कम सिग्नल विकीर्ण करते हो, क्विन ने कहा, जबकि जेरास ने भौहें उठाईं। उसे कभी नहीं पता था कि ऐसा कुछ संभव है। ऐसा लगता है कि उल्का रैंक चरण पर पहुंचने पर हर कोई एक दूसरे की साधना अवस्था से अवगत होगा, स्टार रैंक चरण के विपरीत। उल्का रैंक चरण आप सभी चिंता न करें, भले ही मैंने अपना छात्रावास कक्ष खो दिया हो, फिर भी मैं आप लोगों के छात्रावास कक्ष में आकर रह सकता हूं, है न? मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। बस इतना जान लो कि तुम फर्श पर सोओगे क्योंकि मैं अपने ड्रैगन रूप में सोना पसंद करता हूं जो बिस्तर में सारी जगह घेर लेता है। वोनिक ने बिना किसी परेशानी के कहा। मेरा मुफ्त है, लेकिन निश्चित रूप से शुल्क के साथ, क्विन ने उसे आंख मारते हुए कहा। लानत है तुम दोनों पर, मैं कल तुम सबको चौंका दूंगा, जेरास ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। अपना छात्रावास कक्ष, अपना आरामदायक बिस्तर और वह स्वर्गीय रूप से निर्मित मन साधना कक्ष खोना, जो उसकी साधना के तीव्र विकास का एक मुख्य कारण था। कोई मौका नहीं। यह अच्छा है। मैंने सुना है कि कुछ द्वितीय वर्ष के छात्र और प्रशिक्षक भी इसे देखेंगे। आखिरकार यह आयोजन बहुत बड़ा है, तो तुम्हें अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए, वोनिक ने जेरा की आंखों में देखते हुए अपनी सुनहरी आंखों से कहा। बेशक मैं करूंगा। एक ड्रैगन का दोस्त और 9 परिवारों में से एक कैसे कमजोर हो सकता है? जेरास ने अपनी छाती फुलाते हुए कहा। भले ही मैं तुम दोनों से टकरा जाऊं, मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा और बस तुम दोनों को युद्ध के मंच पर ही मिटा दूंगा, जेरास ने गर्व से कहा। ऐसा करने के लिए तुम्हें पहले मुझे पकड़ना होगा, क्विन ने तिरस्कार के साथ कहा। तुम्हें पता नहीं मैं कितना बड़ा हूं, वोनिक ने एक साधारण नज़र से कहा जब तीनों कैफेटेरिया से बाहर निकल रहे थे। हंसी और ठहाके गूंज रहे थे। तीनों को पता नहीं था कि एक व्यक्ति कैफेटेरिया के सबसे दूर के छोर पर बैठ गया, उनसे सबसे दूर की टेबल पर, जब उसने उन्हें कैफेटेरिया से बाहर निकलते देखा। ताश का एक पैकेट उसकी उंगलियों के चारों ओर इतनी तेजी और नियंत्रण के साथ घूम रहा था जिसे केवल अलौकिक ही कहा जा सकता है। कितना दिलचस्प। उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी जो नीचे की ओर थी और उसका ऊपरी चेहरा उस काली टोपी से ढका हुआ था जिसे उसने पहना हुआ था। आकृति ने धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर उठाए और उसने अपने हाथों में घड़ी ऊपर उठाई जहां एक अधिसूचना दिखाई दे रही थी। लेस देन कल रात घटना के बाद उसकी आत्मा के टुकड़ों में से एक मेरे पास ले आओ। ग्रेटर दैन। जेरास अपने छात्रावास के कमरे के सामने पहुंचा जैसे ही वह अपने बेडरूम की ओर बढ़ा। उछलते हुए बिस्तर पर उतरते ही जेरास ने तुरंत सिस्टम को आवाज लगाई। अब अपनी क्षमता को बढ़ाने का समय आ गया था। जेनेटिक स्किल्स। ग्रेटर दैन बायोमॉर्फ लेवल 2। जीवित और निर्जीव मॉर्फिंग। मेजबान के बायोमॉर्फ को गैर जीवित फिजियोलॉजी को शामिल करने के लिए बदलने की क्षमता। ग्रेटर दैन अराजकता भक्षण लेवल 2। मेजबान अपनी ऊर्जा बढ़ाने के लिए या तो मेजबान द्वारा मारे गए या नहीं मारे गए लोगों के जीवन सार को अवशोषित कर सकता है।
पूर्ण अराजक अस्तित्व कौशल, ग्रेटर दैन अराजकता की आंखें, मेजबान वास्तविकता की वास्तविक अराजक स्थिति को देख सकता है। NOWELL-BE-IN.C ओम। ग्रेटर दैन खोखला डोमेन, ऐसा डोमेन बनाने की क्षमता जहां मेजबान सर्वोच्च है। क्षमता उन्नयन कार्ड, जोड़ 3। होलो डोमेन को स्तर ऊपर करें। जेरास ने आदेश दिया। उसे नहीं पता था कि यह क्षमता क्या करती है, लेकिन उसे यकीन था कि यह बहुत बढ़िया होगी। त्रुटि, आपके प्राधिकरण कौशल को उन्नत नहीं किया जा सकता है, उन्हें केवल कैश डेवोरर जीन के अधिक सम्मिलन के साथ ही सुधारा जा सकता है। ओह, जेरास ने थोड़ा आश्चर्यचकित होकर कहा, लेकिन जब उसने इसके बारे में सोचा तो ये समझ में आया, उसने उन्हें केवल सम्मिलन के कारण ही पहली बार प्राप्त किया था, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से भविष्य के अधिक सम्मिलन के साथ बढ़ना चाहिए। एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन को 2 बार स्तर ऊपर करें और डैश को स्तर ऊपर करें। बधाई हो, डैश को अपग्रेड किया गया है। ग्रेटर दैन डैश सक्रिय होने पर आपकी गति आपकी सामान्य गति से 5 गुना बढ़ जाती है। बधाई हो, आपके एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन को 2 बार अपग्रेड किया गया है। बधाई हो, आपका एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन अब सी ग्रेड जेनेटिक क्षमता है। आपकी जेनेटिक क्षमता की समझ बढ़ जाती है। आपने बायोमॉर्फ का वैकल्पिक नियंत्रण हासिल कर लिया है। आपके शरीर के उस हिस्से पर कोई सीमा नहीं है जिसे आप अब जीवित या निर्जीव शरीर विज्ञान में बदल सकते हैं। उसकी गति उसका मुख्य हथियार थी और उसका एब्सोल्यूट मॉर्फ जीन उसका प्रिय मानव जीनोम था। ये 2 उसकी सबसे पसंदीदा क्षमताएं थीं। सिस्टम को बंद करने और सोने जाने से पहले अपनी सभी जेनेटिक क्षमताओं को देखकर उसके चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। कल एक शानदार दिन होगा। एक दिन जब यह नए कैडेट्स रैंकिंग में पहले की शक्ति को देखेगा, और एक दिन वह आखिरकार अपनी क्षमताओं की सीमा की जांच करने में सक्षम होगा, अगर उनके पास पहले से ही कोई सीमा थी। अध्याय 129 सबको चौंका देने वाला। ड्रिंग ड्रिंग। पूरे बेडरूम में अलार्म बजने की आवाज़ गूंज रही थी, जहां अजीब सफ़ेद बालों वाला एक युवक दिखाई दे रहा था। उसके मुंह के किनारे से थूक निकल रहा था, जबकि उसके चेहरे पर एक बेवकूफ़ाना संतुष्ट मुस्कान थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एक गोरी चमड़ी वाला युवक बाथटब के अंदर बैठा था, जिसमें कभी कभी भाप के छोटे छोटे झोंके निकल रहे थे। उसके इर्द गिर्द 3 अर्धनग्न महिलाएं थीं, जिनका शरीर ऐसा था कि प्राचीन भिक्षुओं में से सबसे अनुशासित व्यक्ति भी प्रलोभन के कारण थूक निगल जाता। उनमें से 2 उसके पीछे थीं, एक उसकी पीठ की मांसपेशियों को धीरे से दबा रही थी और एक उसकी हड्डियों को बहुत ही कोमलता से मालिश कर रही थी, जबकि उसके सामने तीसरी महिला थी, जिसके दाहिने हाथ में स्ट्रॉबेरी से भरी प्लेट थी और दूसरे हाथ में जूस का डिब्बा था। बस एक और निवाला खा लो युवा मास्टर, महिला की मधुर आवाज़ उस तक गूंजी, जब लड़के ने अपना बड़ा मुंह खोला और स्ट्रॉबेरी को अंदर लिया, फिर जूस का एक स्ट्रॉ चूसा और संतुष्ट भाव से टब में वापस लेट गया। आप कैसा महसूस कर रहे हैं युवा मास्टर? उसके पीछे बैठी महिला ने पूछा और धीरे से उसकी पीठ की मांसपेशियों को मसला। स्वर्गीय, बस स्वर्गीय, लड़के ने संतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। युवा मास्टर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप इवेंट मिस कर सकते हैं। आह, कौन सा इवेंट? आप सब भूल गए। बिल्कुल चिंता मत करो। लेकिन युवा मास्टर, आप अपनी पहली रैंकिंग खो सकते हैं। चिंता मत करो, मूर्ख को ले जाने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। युवा मास्टर, क्या मैं और करीब आ सकती हूँ? पीछे खड़ी महिलाओं में से एक ने कामुकता से मुस्कुराते हुए कहा। बेशक, लड़के का हाथ उसकी कमर पर लिपटा हुआ था और कोमलता महसूस कर रहा था, तभी अचानक उसे अपनी कलाई पर चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। क्या हुआ? युवक ने जल्दी से महिला की ओर देखा, लेकिन उसने जो देखा वह एक गहरे रंग का एनाकोंडा सांप था जिसका सिर उसकी कलाई पर दबा हुआ था। जब उसका सिर बाथटब से टकराया तो वह पीछे की ओर कूद गया। जब लड़का डर कर चिल्लाया तो विशाल एनाकोंडा तेजी से उसकी ओर सरकने लगा। जेरस चौंककर अपने बिस्तर से उछल पड़ा और चिल्लाया, इसे दूर करो, लानत है सांप। ओह! जेरस ने कमरे में इधर उधर देखा और अपनी कलाई की जांच की और पागलों की तरह हिलती हुई घड़ी देखी। स्क्रीन पर देखते हुए एक अधिसूचना देखी जा सकती थी। छी, लानत है EIA पर। खराब समय की बात करें, जेरस ने एक खर्राटे के साथ कहा, क्योंकि वह बाथरूम की ओर जाने से पहले अपने थूक को पोंछने के बाद अनिच्छा से बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नए कैडेट्स की रैंकिंग लड़ाई EIA प्रशिक्षण बेस में बहुत लोकप्रिय और अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है, यहाँ तक कि उच्च EIA कैडेट्स और प्रशिक्षकों के बीच भी। नए कैडेटों के लिए यह एक बेहतर और अधिक आरामदायक सेटिंग और बढ़े हुए मान के लिए एक लड़ाई है, जो खेती की गति को तेज करेगा और उन बिंदुओं का अधिग्रहण भी करेगा जिनका उपयोग खेती मैनुअल के आदान प्रदान के लिए किया जा सकता है। लेकिन यह अधिकारियों के लिए ये छिपी हुई संभावनाओं को खोजना और उन लोगों की पहचान करना है जिन्हें ठीक से तैयार किया जाना चाहिए। यह एक संगठन है और इसलिए आदिम नियमों के अनुसार काम करता है। केवल वे ही पोषण के योग्य हैं जिनमें महान क्षमता है और उन्हें खेतीवार और समयवार दोनों में निवेश किया जाना चाहिए।
इस प्रकार के लोगों ने ही एआई को जागृति की दुनिया में निर्विवाद नंबर 1 संस्थान के रूप में खड़ा किया है। इन प्रतिभाओं को खोजने के लिए इवेंट प्रमुख खोज उपकरणों में से एक था। यही कारण है कि लगभग सभी प्रशिक्षक वर्तमान में एरेना के आसपास मौजूद थे, जबकि कुछ दूसरे वर्ष के छात्रों को अधिकारियों के साथ घुलते मिलते भी देखा जा सकता था। न्यू कैडेट्स एरेना एक गोलाकार युद्ध मंच था जिसके चारों ओर हजारों सीटें थीं जो सीढ़ियों की तरह ऊपर और ऊपर चढ़ती जा रही थीं। एरेना के फर्श पर 5 विशाल युद्ध मंच मौजूद थे जो एरेना के हर हिस्से से पूरी तरह से दिखाई देते थे। एरेना की सीटें कुल 9 सीढ़ियां थीं जो हवा में ऊपर की ओर जाती थीं और युद्ध मंच से आगे तक जाती थीं। पहली 2 पंक्तियां वह जगह थीं जहां प्रशिक्षक और एआई हैंडलर बैठते थे, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो प्रभाव को व्यवस्थित करने के लिए जिम्मेदार थे। तीसरी पंक्ति में केवल 10 सीटें थीं जो उन लोगों के लिए बनाई गई थीं जो वर्तमान में रैंकिंग में शीर्ष 10 में हैं, जबकि एक सीट शेष 9 के ठीक सामने थी। एआई द्वारा विशेष रूप से बनाई गई एक अजीब व्यवस्था। चौथी सीट शेष शीर्ष 90 के लिए थी, 5वीं सीट कुल 100 के लिए थी और शेष 100 के लिए जो शीर्ष 200 में शामिल थे। 6ठी से 8वीं सीट बिना रैंक वाले शेष नए कैडेटों के लिए थी। सीटों की 9वीं पंक्ति के लिए यह वह स्थान था जहां दूसरे वर्ष के छात्र बैठते थे, जो कि एरेना की सबसे ऊंची पंक्ति में था। केवल 20 मिनट में एरेना पहले से ही नए कैडेटों से भर गया था। रैंकिंग में शीर्ष 10 ने पसंदीदा स्थान प्राप्त किया और नीचे रैंक वाले लोगों की ईर्ष्यापूर्ण निगाहें अर्जित कीं। लेकिन भले ही इवेंट के आधिकारिक रूप से शुरू होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे, लेकिन एरेना में एक सीट अभी भी मौजूद थी जो कि शीर्ष 10 में शामिल लोगों और सबसे खास तौर पर पहले स्थान पर रहने वाले लोगों का क्षेत्र था। एरेना में बहुत शांति थी क्योंकि वे सभी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे कि ध्यान का केंद्र अभी तक यहाँ क्यों नहीं आया, जबकि क्विन जो बैठा था वह अपनी सांसों में कोसने से खुद को नहीं रोक पा रहा था क्योंकि वह लगातार अपनी घड़ी पर टैप कर रहा था और हजारों नोटिफिकेशन भेज रहा था। NOWELL-BE-IN.COM। अरे बेवकूफ़, इस तरह के इवेंट में देर से आना वह सभी एआई अधिकारियों और प्रशिक्षकों के सामने एक खराब छवि बनाएगा। मुझे पता है कि हम सभी इवेंट के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन निश्चिंत रहें, ये बस 1 मिनट में शुरू हो जाएगा। एआई अधिकारियों में से एक ने पूरे समूह से कहा क्योंकि वह हवा में मौजूद थोड़ी सी जलन और भारीपन को कम करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही अधिकारी ने घोषणा की, एरेना के गेट अचानक चरमरा उठे और एआई की वर्दी पहने एक युवक प्रकट हुआ जिसने वहां मौजूद हर जीवित आत्मा का ध्यान अपनी ओर खींचा। जैसे ही अधिकारी ने घोषणा की, एरेना के गेट अचानक चरमरा उठे और एआई की वर्दी पहने एक युवक प्रकट हुआ जिसने वहां मौजूद हर जीवित आत्मा का ध्यान अपनी ओर खींचा। वह 1.9 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा था। उसका चेहरा बहुत सुंदर था, शायद एक लड़के के लिए बहुत सुंदर, जबकि उसके काले बाल हवा में धीरे धीरे नाच रहे थे। उनमें से कुछ उसकी आंखों के बाएं हिस्से को ढक रहे थे और केवल उसकी दाहिनी नीली आंखें दिखाई दे रही थीं। लड़के की निगाह पूरे एरेना में घूम रही थी और उसने सीट के सामने बैठे अधिकारियों और शीर्ष 10 के सामने खाली सीट को देखा। जैसे ही वह सीट की ओर बढ़ा, उसकी निगाह तुरंत संकुचित हो गई और उसने शेष पंक्तियों में बैठे अन्य कैडेटों और अंतिम पंक्ति में बैठे दूसरे वर्ष के छात्रों को भी नहीं देखा। वह आगे बढ़ गया, उसका हर कदम पूरे एरेना में स्पष्ट रूप से गूंज रहा था। हालांकि 800 से ज्यादा लोगों की निगाहें उस पर टिकी थीं, लेकिन उसके कदम धीमे थे और बिल्कुल भी उन्मत्त या जल्दबाजी में नहीं थे, क्योंकि वह शांति से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा था और शीर्ष 10 में सबसे आगे पहुंचकर सभी शीर्ष 10 में सबसे आगे अपना सही स्थान ले रहा था। युवक ने अपनी घड़ी उठाई और उसे देखा, फिर एक ऐसा शब्द बोला जिससे सभी एआई अधिकारियों के मुंह से खून की उल्टी आने लगी। ओह, अभी भी 30 सेकंड बचे हैं। मुझे लगता है कि मैं अभी भी वहां पहुंच गया हूं। अध्याय 130 घटनाक्रम शुरू होता है। आश्चर्य। सभी अधिकारी, द्वितीय वर्ष के छात्र और प्रशिक्षक आश्चर्य में जेरास को देख रहे थे क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह कितना बेशर्म था। घटनाक्रम शुरू होने से ठीक पहले आखिरी 30 सेकंड में आकर उसने कहा कि तुम सफल हो गए। कितना बेशर्म। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो क्या उसने ऐसा नहीं किया? नए कैडेट रैंकिंग बैटल इवेंट में सभी का स्वागत है। इवेंट हैंडलर में से एक, रूबी रंग की आंखों और लंबे लाल बालों वाला एक लंबा आदमी, ने कहा। उसकी आंखें अखाड़े को स्कैन कर रही थीं। जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, न्यू कैडेट्स रैंकिंग केवल नए कैडेट्स के लिए है और यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित किया जाता है कि केवल सबसे अच्छे और सबसे योग्य नए कैडेट्स को ही सबसे अच्छा उपचार मिले। इस वर्ष के लिए नए कैडेट्स की कुल संख्या कुल 400 है, जो कुल 400 छात्रावास कक्षों के लिए भी योग्य है। न्यू सबसे कम नए कैडेट्स के पिछले 200 छात्रावास कक्षों में केवल 20% मन सांद्रता है। शीर्ष 200 रैंकिंग में शामिल लोगों में उच्च मन सांद्रता है, जबकि निचले शीर्ष 100 में 50% मन सांद्रता है, जबकि ऊपरी शीर्ष 90 में 70% मन सांद्रता है। शीर्ष 10 में शामिल लोगों में 80% मन सांद्रता है, जबकि नंबर 1 कैडेट के पास 100% मन सांद्रता तक पहुंच थी।
शीर्ष 200 रैंकिंग में शामिल लोगों में उच्च मन सांद्रता है, जबकि निचले शीर्ष 100 में 50% मन सांद्रता है। एकाग्रता, जबकि शीर्ष 90 में से 70% मन एकाग्रता है। शीर्ष 10 में से 80% मन एकाग्रता है, जबकि नंबर 1 कैडेट के पास 100% मन एकाग्रता तक पहुंच थी। अधिकारी ने कहा कि जेरास को देखने की उसकी नज़र से अधिकांश नए कैडेट उसकी ओर देखने लगे, लेकिन जेरास के चेहरे पर केवल भावशून्य भाव था। सबसे पहले रैंकिंग का चयन डायमेंशनल टॉवर के माध्यम से किया जाता है, जो जरूरी नहीं कि निष्पक्ष हो, क्योंकि कुछ प्रतिभागियों को उस क्षेत्र में परीक्षण दिया जा सकता है जहां वे सबसे कमजोर हैं। इसने कुछ लोगों को ऐसे लाभों का आनंद लेने की अनुमति दी थी जिसके वे हकदार नहीं हैं। अधिकारी ने दर्शकों की सहमति प्राप्त करते हुए कहा, यह सच था कि डायमेंशनल टॉवर वास्तव में अप्रत्याशित था। परीक्षण अलग अलग थे और विभिन्न क्षेत्रों का परीक्षण किया गया था। जो लोग परीक्षण में असफल हुए, उनका मतलब यह नहीं है कि वे पास होने वालों की तुलना में कमज़ोर हैं। केवल इतना है कि उनकी प्रतिभा कम है। इसलिए यह आयोजन किया गया था। यहाँ प्रत्येक प्रतिभागी की स्पष्ट युद्ध और तर्क क्षमता के कारण मुख्य रूप से उच्च लाभ दिए जाएंगे। कोई धोखाधड़ी या अप्रत्याशितता नहीं होगी और केवल मजबूत ही बचेंगे। बेशक, मन एकाग्रता के अलावा अन्य लाभ भी हैं, क्योंकि यदि आप असाधारण युद्ध क्षमताएं प्रदर्शित करते हैं और प्रशिक्षकों में से किसी एक की नज़र में आ जाते हैं, तो आपको और भी अधिक लाभ प्राप्त होंगे, जैसे कि एक व्यक्तिगत विशेषज्ञ आपको साधना की अपनी यात्रा पर ले जाएगा, जो शायद आपको मिलने वाले किसी भी लाभ से अधिक होगा। इसलिए बिना किसी हलचल के अब नई कैडेट रैंकिंग लड़ाई शुरू होगी। EIA अधिकारी की स्पष्ट आवाज़ एरेना में शक्तिशाली रूप से गूंज उठी, क्योंकि सभी प्रतिभागियों ने प्रत्याशा में अपने दिलों की धड़कन महसूस की, जबकि कुछ पूरी तरह से भावहीन होकर बैठे थे, जैसे कि लड़ाई का उनसे कोई लेना देना नहीं था। घटनाओं के नियम। अधिकारी 2 ने स्क्रॉल खोलकर पढ़ना शुरू किया। पहली व्याख्या जीत और हार के बीच का अंतर है। सबसे पहले, जीतने के तरीके। जीत का पहला अर्थ है अपने विरोधियों को पूरी तरह से परास्त करना। इस इवेंट में जीतने का यही मुख्य तरीका है। दूसरा तरीका है कि आपका प्रतिद्वंद्वी बैटल स्टेज से बाहर कूदकर मैच को बंद कर दे। अगर वे अभी भी बैटल स्टेज पर हैं, तो विजेता अभी तक नहीं मिला है और लड़ाई जारी रह सकती है। आप कितने अच्छे हैं। जेरास ने दूसरा तरीका सुनकर खुद से सोचा, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। वह जानता था कि किसी को मारने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक से ज़्यादा तरीके हैं कि वे एक कदम भी आगे न बढ़ें। बैटल रिंग से बाहर कूदकर आत्मसमर्पण करना लड़ाई को 10 गुना ज़्यादा क्रूर बना देता है। तीसरा तरीका है कि अधिकारियों में से कोई एक लड़ाई रोक दे और विजेता की घोषणा कर दे। कृपया ध्यान दें, अधिकारियों के निर्णय अंतिम होते हैं, और एक बार रुकने के लिए कहा जाए, उसके बाद कोई भी हमला करने का मतलब है स्वतः हार जाना। अधिकारी 2 ने गंभीरता से चेतावनी दी। उसके शब्द पूरे क्षेत्र में और कैडेटों के कानों में स्पष्ट रूप से गूंज रहे थे। अब जीत के बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। अगला कदम हारना है। आप केवल इस तरह से हार सकते हैं। 1. नॉकआउट होना। 2. किसी भी रूप में युद्ध के चरण से बाहर निकलना। 3. अधिकारियों की अवज्ञा करना, स्वतः विफलता। मजबूत अधिकारी ने नियम पढ़े, उन्हें दिन की तरह स्पष्ट रूप से समझाया। नियमों को स्पष्ट रूप से समझा दिया गया है। अब एक साइड नोट पर, आप सभी इस लड़ाई में पूरी तरह से आगे बढ़ सकते हैं और अपनी पूरी ताकत से लड़ सकते हैं। यहाँ तक कि प्रतिद्वंद्वी के हाथ की हड्डी को पूरी तरह से तोड़ना भी संभव है, क्योंकि हमारे यहाँ एक उपचारात्मक आनुवंशिक क्षमता उपयोग करता है जो सभी युद्ध दोषों को तुरंत ठीक कर सकता है, इसलिए आप बेहिचक आगे बढ़ सकते हैं। हैंडलर 3 ने कहा, जिससे कुछ कैडेट्स के अंदर भयावह मुस्कान आ गई। आखिरकार, आपको अपने प्रतिद्वंद्वी के मरने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हैंडलर 5 जल्दी से एक ऐसे हमले को पहचान सकता है जो घातक से परे होगा और आपकी पलक झपकने से पहले ही आपको रास्ते से हटा देगा। हैंडलर ने कहा जब उसने साइड लाइन्स पर मौजूद अधिकारियों में से एक को देखा जिसकी आंखें बंद थीं और दोनों हाथ उसके सिर के पीछे थे, लेकिन उसने आलस से उन्हें खोला और हैंडलर को देखा जिसने उसका नाम पुकारा और नए कैडेट्स को फिर से अपनी आंखें बंद करने से पहले अपनी सांसों में बुदबुदाया। दुनिया इतनी धीमी क्यों है? ये सब कहने के बाद प्रारंभिक कार्य शुरू होने दें। प्रारंभिक दौर में आप में से कुल 300 लोग लड़ेंगे, केवल शीर्ष 100 में शामिल लोगों को छोड़कर। नियम सरल हैं, लंबे समय तक टिके रहें। अब अंतिम व्यक्ति जो गिरेगा वह नई रैंक 101 पर होगा, उससे पहले गिरने वाला व्यक्ति 102 पर होगा, और इसी तरह। ये सुनते ही कैडेट्स ने तुरंत भौहें चढ़ा लीं और हैंडलर के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई। हाँ, जैसा कि आप में से होशियार व्यक्ति पहले से ही अनुमान लगा सकता है, यह एक शाही लड़ाई है। समय की एक शाही लड़ाई। रैंक 101 से रैंक 200 तक के लोग रैंकिंग में शीर्ष 100 को चुनौती दे सकेंगे। बिना किसी और बात के चलिए तुरंत शुरू करते हैं। हैंडलर ने अचानक अपनी घड़ी पर कुछ बटन दबाए, क्योंकि अलग अलग युद्ध चरण अचानक एक विशाल युद्ध चरण में विलीन हो गए जो दूर तक फैला हुआ था।
हैंडलर में से एक ने नए कैडेट्स की ओर देखा, उसकी आंखें अचानक प्रकाश बल्ब की तरह चमक उठीं, जिससे लगभग सभी कैडेट्स उसकी ओर आकर्षित हो गए और अगले ही पल उसने ताली बजाई। 300 कैडेट्स उस पल में जहां वे खड़े थे वहां से तुरंत गायब हो गए और अगले ही पल वे युद्ध के चरण में थे। स्थानिक हेरफेर का क्या नियंत्रण है? क्विन लगभग चौंक कर चिल्ला पड़ा, क्योंकि अधिकांश कैडेट्स भी हैंडलर की क्षमता से वास्तव में चौंक गए थे। एक ही ताली से एक पल में 300 लोगों को ले जाना। 3.2.1 जाओ, शुरू करो। नए कैडेट्स अचानक हुए इस घटनाक्रम से अवाक रह गए, क्योंकि वे सभी युद्ध मंच पर मूकदर्शक बनकर एक दूसरे को घूर रहे थे। जेरस ने कुर्सी पर ठीक से बैठने से पहले मजाकिया ढंग से मुस्कुराया, क्योंकि वह खुद को एक शानदार शो के लिए तैयार कर रहा था। अरे क्या बकवास है यार! एक पुरुष कैडेट की चौंककर और तीखी चीख अचानक गूंज उठी जब जेरस ने उसे युद्ध मंच से उड़ते हुए और तुरंत अयोग्य घोषित होते हुए देखा। बेवकूफ, यह एक युद्ध रॉयल है, घूरने की प्रतियोगिता नहीं। जो पहले काम करता है वह जीतता है। वे शब्द बम की तरह थे जिससे नए कैडेट्स तुरंत फट गए। NOWELL-BEACON दहाड़, धमाका, ये धोखा है। अरे तुम क्या कर रहे हो? गिरना गिरना गिरना।